अब हम शुरू कर रहे हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, और इसमें है व्हाट एडवर्टाइजर वांट। ये एक इन्फिनाइट बिजनेस साइकिल है जो हर बिजनेस ओनर को चाहिए। अपार्ट फ्रॉम सबसे पहली चीज़ तो रेवेन्यू ही है, जो एजेंसी से एक्सपेक्ट करता है कि भाई तू मेरे रेवेन्यू में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है कि आइडिया, नया क्या कर सकते हैं। फिर वापस से आता है एग्जीक्यूशन, कि वो जो तुमने बताया था ऐसा करेंगे। जो हम जैसे फॉर एग्जांपल इसको तुम बेसिकली ट्रीट करके चलो, जब हम नए कस्टमर से बात करते हैं, अभी यही ले लो, श्याम है नाम है, क्या नाम? संजय। इसी केस में जैसे फॉर एग्जांपल आप आइडिया दे रहे हैं, आइडिया से क्या है, उसको ट्रस्ट बनता है उस क्लाइंट का, और उसका ये बनता है कि इसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और ये एंगल मैं भी नहीं सोच पाया कभी, अदरवाइज वो आपकी मार्केटिंग अथॉरिटी को कैसे एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको उससे ज़्यादा पता है या उसने उस एंगल से ज़्यादा कई बार सोचा हुआ है, जिस सेंस में आप बात कर रहे हो, तो बोले इनको तो मेरे से कम पता है। लोगों के केस में यही ना, क्योंकि इस केस में लोग अपने आप को खास करके बिजनेस के सेंस में लोग अपने आप को स्मार्ट ज़्यादा बताना चाहते हैं कि आई नो बेटर देन यू। तो यहाँ पे जब बात हो रही है, यहाँ इनिशियल आइडियाज़ की बात हो रही है कि ठीक है आप स्मार्ट हो, बट क्या आपने इस एंगल से भी सोच के देखा है। तो जब आप वो एंगल बताते हैं तो वो आपको काम देने के बारे में बात करता है। ठीक है, यहाँ रेवेन्यू की बात आ रही है कि क्या तुम इसको रेवेन्यू ला के दोगे। एक पहला पॉइंट तो ये आएगा, उसके बाद आएगा कि ठीक है अब मैं कैसे लेके आऊँगा। वहाँ पे उस तरीके के आइडिया कि भाई मेरे सोचने का ये तरीका, मैं इस तरीके से चेंजेस लाऊंगा, फिर आपको दिला दूंगा। फिर आएगा फिर ठीक है तुमने आइडिया दे दिया, एग्जीक्यूट कैसे करोगे और कौन करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। फिर आ जाएगा एग्जीक्यूशन तुम्हारा। फिर आ जाएगा भाई ठीक है अब तुम्हारा वो एग्जीक्यूट भी कर दिया, रिजल्ट भी आ गया, अब इसको स्ट्रीमलाइन कर दो कि अब जो इसमें एफर्ट और एनर्जी तुम्हारी स्टार्टिंग में लगी, जैसे तुम्हें एक अच्छा कैंपेन बनाने में शायद 2 से 3 महीने भी लग जाए, क्योंकि उसको रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, चीज़ें बनानी पड़ेगी। आज जैसे हम शाम के केस में देख रहे थे, 1.5 साल से वो अकाउंट चला रहा है वो, बट आज जो उसने चीज़ें देखी होंगी, वो डेटा है उसके पास आज, एक तो वो देख पा रहा है अब, लेकिन अब उसको इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि जितनी एनर्जी उसने पहले लगाई है अब वो सेम एनर्जी निकालना चाहता है ना, अब कम एनर्जी लगनी चाहिए। अब उसके फिर तुम KRAs बनाते हो, KPIs बनाते हो, SOPs बना देते हो कि भाई ठीक है ये प्रोसेस आप इसी तरीके से कर लो, तो ये कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि मैं ही करने बैठूँ। जैसे आप लोग के केस में मैंने आपको बिजनेस मैनेजर बना के दिया हुआ है, बिजनेस मैनेजर का SOP बना के दिया हुआ है। अगर मैं वैसे बोल दूँ जाओ बिजनेस मैनेजर बना लो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। और जब मैंने आपको लिख के स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिया कि ये करोगे ये करोगे ये करोगे ये करोगे ये करोगे, पहुँच जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। उसमें तो 1-2 दिन लग जाएंगे बिजनेस मैनेजर बनाने में, खुद बना देना। और अगर आप SOP फॉलो करोगे तो कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, क्योंकि सिर्फ सीखे वही मैं फॉलो करने हैं। तो वो सिर्फ जितने तुम्हारा इंटरनेट की स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा, जो कि 20 मिनट से लेकर आधा घंटा 45 मिनट तक के अंदर आपकी चीज़ें क्लोज हो जाएगी। और दैट मीन्स उसको कोई भी कर सकता है, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कोई भी कर सकता है, तो वो तुम्हारे SOPs बन जाएंगे। अब जब कोई भी कर पाएगा तो दैट मीन्स वो चीज़ स्केल करनी आसान है। जैसे आप ये देखते हो ना, TCS ये और हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, ये हमेशा नए नए बच्चों को हायर क्यों करके रखते हैं। वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं, मतलब कोई फ्रेश माइंड में जल्दी चीज उन्होंने अपने काम के तरीकों को पहले स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब बस उनको 10 साल वाला या 2 साल वाला बंदा एक ही आउटपुट दे रहा होगा, फॉलो करना है बस स्टेप्स। यही फर्क है। मैकडॉनल्ड्स में इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से समझोगे। एक सेकंड देना। हेलो, मेरे को रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो इसी नंबर पे। ठीक है, कर लो फॉरवर्ड, रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो इसी नंबर पे। इसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, अब वहाँ पे चाहे 40 साल का बंदा है, चाहे 15 साल का लड़का आता है या 20 साल का लड़का आता है, आपको क्या लगता है वहाँ पे काम समझने में कितना टाइम लगेगा।
तो ज़्यादा समय लगेगा कि उनका पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो रेडी है, तो बस लेना है, स्टडी करना है। उन्होंने चीज़ें फिक्स कर रखी हैं, यही ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये कोई भी पर्सन कोई भी काम कर सकता है। अब उनको वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपेंड करना है। अब उनको पता है जब वो अनपढ़ बंदों को भी सिखा सकते हैं, पढ़े लिखों को भी सिखा सकते हैं, सेम चीज़ करनी है। यहाँ पैसे करना है, इस सेकंड तक करना है, उसके बाहर निकालना है, इतने सेकंड के बाद बाहर निकालना है। जब उन्होंने वो चीज़ एक स्ट्रीमलाइन कर दी तो फिर आप स्केल जितना मर्जी कर सकते हो ना। इसलिए SOPs KRA KPI आ जाती है। KPI क्या होती है कि मान लो जैसे सर वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेसिकली। जैसे मान लो कि अगर मैंने तेरे को ठीक आपको बोला है 90 सेकंड तक का, लेकिन 90 सेकंड के बजाय ये आपका ज़्यादा 100 सेकंड्स का ज़्यादा है या 99 सेकंड्स के लिए ज़्यादा है, तो ये KPI बन जाएगी 99 सेकंड्स क्यों ज़्यादा, 9 सेकंड क्यों ज़्यादा, एक्स्ट्रा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मेरा एनर्जी लॉस भी हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। तो वो इंडिकेटर्स क्या है कि मैं उस टाइम को मेजर कर रहा हूँ कि अगर 99 सेकंड से ऊपर है एवरेज, 90 सेकंड से ऊपर एवरेज, तो कोई ना कोई बंदा गलती कर रहा है। तो ये आपका KPI बन जाएगा, जिसको मुझे तुम्हारे ऑफिस में आके देखने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठाऊंगा, मैं समझ लूँगा कि कहाँ पे क्या गलती होती है। वो बेसिकली KPIs होंगे, वो ऐसे इंडिकेटर्स जिसको बंदा कहीं से भी बैठ के मेजर कर सकता है, जरूरी नहीं कि वहीं पे फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो भी इसको बताऊंगा। ठीक है, KRAs हो गया कि भाई उस चीज़ को करना कैसे है। KRA और SOP में डिफरेंस नहीं है। मैंने KRAs हो गया जब मैं आपको ऑन बोर्ड कर रहा हूँ, तो मैं मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। वो रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। SOPs हो गया कि उस काम को करने का तरीका क्या है डिटेल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ जी आपको नई लीड पे कॉल करनी है, वो KRA हो गया। लेकिन उस लीड पे कॉल कैसे करना है, पहले चीज़ क्या करना है, दूसरे स्टेप पे करना है, तीसरा स्टेप पे करना है, चौथा क्या करना है, वो तुम्हारा SOP हो गया। अब मेरे को उसका मेजर कैसे करना है कि तुम भाई जाते हुए मेरे को ये मैसेज ड्रॉप कर दो, वो KPI हो गया। वो तुम्हारे KPI हो गया। ठीक है, अब जब तुम्हारी ये चीज़ें बन जाती हैं तो ट्रेनिंग मॉड्यूल है कि भाई ट्रेनिंग कैसे देनी है। तो जब तुम्हारी ये चीज़ें बन जाती है तो दैट मीन्स स्ट्रीमलाइन होगी। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तो वीडियो फॉर्म में वगैरह। वो वीडियो फॉर्म में बना सकते हो आप, लाइव भी किसी बंदे को ट्रेन कर सकते हो। बेसिकली एग्जीक्यूशन पार्ट, सीमलेस एग्जीक्यूशन। हाँ, कि मान लो किसी चीज़ को स्केल अप करना है, आज हमारे पास 5 लोग हैं लेकिन कल तुम्हें 50 करने हैं, तो तुम कैसे करोगे। तुम्हारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, तुम्हारे पास SOP नहीं है, तुम्हारे पास कोई KPI नहीं है, तुम्हारे पास कोई KRA नहीं है, तो तुम कैसे स्केल करोगे। जिसने ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं बनाया वो 50 बंदों को एक साथ रख लेगा अपने में, वो तो पागल हो जाएगा। और मान लो जैसे जैसे उसने ट्रेनिंग का मॉड्यूल उनको ट्रेनिंग दे भी दी, KPI नहीं बनाई, क्या होगा, अगले दिन से बच्चे हर कहीं सर मार रहे होंगे और फिर छोटी छोटी चीज़ें फंसेंगे तो हर बार कॉल करेंगे। अब 50 बच्चे हैं, सेम चीज़ के लिए 50 बच्चे कॉल कर सकते हैं। तुम्हारे पास अगर SOP नहीं बनी हुई तो क्या तुम ऐसे लेवल में या ऐसे एनवायरमेंट में किसी चीज़ को स्केल कर पाओगे। इसलिए चीज़ें ज़रूरी है। तो इस केस में हम एडवर्टाइजर को कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, पॉइंट ये है बेसिकली। हम कॉल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीड आ रही है तो लीड में क्या क्या चीज़ें हम स्ट्रीमलाइन करके दे सकते हैं। लीड में उसकी SOP हम कैसे बना सकते हैं कि सर आपकी लीड आ रही है, कितनी देर में कॉल हो रही है, हम पूछते हैं ना कस्टमर से कि सर आप कितनी देर में कॉल बैक कर रहे हो, 2 मिनट में करते हो, 2 घंटे में करते हो या अगले दिन करते हो। हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, अरे सर हम तो 2 दिन के बाद करते हैं, तो फिर उनमें कैसे लीड आएगी या फिर रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो वो हमारे एक तरह से KPI इंडिकेटर्स हैं, बट वो हमने कस्टमर को या तो हम अपफ्रंट बताते हैं कि सर ये चीज़ें करनी है, या हम उसको रिटर्न में देते हैं। फिर आ जाता है जब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, अब आता है फिर नया क्या, न्यू वर्टिकल। व्हाट्स न्यू, इसमें आता है नया वर्टिकल क्या शुरू कर सकते हैं या कोई नई चीज़ क्या शुरू कर सकते हैं। ये एक काम तो स्ट्रीमलाइन हो गया, अब नया क्या कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में सर नया प्रोडक्ट कोई लेके आ जाओ, उसको भी कर देंगे। ठीक, और फिर से वापस जो भी नई चीज़ आओगे वो वापस से रेवेन्यू के साइकिल में आ जाएगी। तो ये बस ऐसे ही घूमने वाला साइकिल है जो चलता रहता है। आज की में शायद आपने देखा होगा, अमूल वालों ने भी जूस वगैरह निकाल दिए, बिस्लरी वालों ने भी जूस निकाल दिए। आपने 嗯 नोटिस करा आपने? बिस्लरी तो नहीं पता।
बिस्लरी वाले मैंगो जूस, ये जूस, वो जूस निकालते हैं। सब लोग एक सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि एक नया सेगमेंट एक्सप्लोर करें। अमूल वाले फूड के कुछ कुछ खाने पीने के आइटम में आ गए, ये नोटिस करा आप लोगों ने? तो उन्होंने बेसिकली किया क्या, उन्होंने अपना नया वर्टिकल शुरू करने की कोशिश करी कि अब नया क्या, यार दूध तो हमारा बिकता ही है, पनीर तो हमारा बिक ही रहा है, बटर तो हमारा बिक ही रहा है, बट इससे ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया ना। अब इंडिया की सारी जनता को पता है भाई अमूल का बटर लेना है तो ले लें, लेकिन अब क्या, आगे क्या, मुझे आगे बढ़ना तो मैं क्या करूँ? मुझे को मेरे ब्रांड नेम का बेनिफिट अब मैं जूस दे दूँ, मैं कुछ और दे दूँ, या आगे जैसे रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस का अपना ब्रांड नेम था, रिलायंस कहता मैं रिलायंस स्मार्ट खोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक का अलग खोल दिया उन्होंने या कुछ और खोल दिया उन्होंने। अब एक टाइम के बाद बोलते हैं कि चल मैं ये नहीं, मैं ये भी कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में खुद ही जैसे अमेजोन ने अमेजोन बेसिक्स लॉन्च किया हुआ है, ये पता है आपको? हाँ, उसका किस बात पे निकाला उसने अमेजोन बेसिक्स? किस बात पे? उन्होंने देखा मेरे प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा माल कौन सा बिकता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ पे सस्ती है, तो जब दुनिया बेचे मैं खुद भी ना बेच दूँ, उसने अपने नाम से निकाल दिया, क्योंकि उसका तो डेटा है ना सारा। ये भी डेटा है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कॉस्ट उनके लिए मुश्किल है पता लगाना मैन्युफैक्चर। और मैन्युफैक्चर जो है, जैसे जो एमडीएच के मसाले हैं या कि जो भी अदर ब्रांड के मसाले हैं, वो सब एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं, हाँ, ये तो बस पैकेजिंग हो गया वहाँ से निकल रही है एक ही फैक्ट्री से। manufactured by different company and marketed by MDH. चाइना का माल भी है। वो तो बाहर से लाके शक्ल हो रहा है। मैं जस्ट आपको ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी बड़ा ब्रांड, नाइकी भी कौन सी शूज यूएस में बना रहा है, वो तो यहीं की किसी फैक्ट्री में बन रहे हैं ना, बट उनके अपने एसओपीज हैं, उनके अपने केआरएज हैं, उनके अपने क्वालिटी चेक है जो बाकी ब्रांड नहीं करते होंगे। उनके वहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो भाई इस मटेरियल में जाएगी, उनके मटेरियल जहाँ से वो पिक करते हैं वो भी फिक्स्ड होंगे, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं वो भी फिक्स्ड होंगे, और जहाँ जब उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चेन है वो तो खैर नहीं है ये, तो उनके बाकी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, उनका स्ट्रीमलाइन ये वाला प्रोसेस बना हुआ है, तो उनको और वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, रेवेन्यू पे और मार्केटिंग की जो एग्जीक्यूशन है उस पर उनका फोकस होता है। बाकी जो तीन चेंजेस हैं, आइडियाज पे मैं बोलूँगा उनकी इंटरनल टीम दिमाग लगाते हुए जो बड़े ब्रांड्स हैं, बाकी सब चीज़ें क्या है, जो ये वाला प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस वो इन हाउस बना के फिर आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे सर आपने ये बताया कि जैसे अमूल ने बोला कि हाँ मेरा अब ये सब तो चल ही रहा है, कुछ नया करते हैं, तो ऐसे जैसे नाइकी का आपने नाम लिया, वो तो इतने सालों से कुछ नया नहीं निकाल रहे, तो क्यों नहीं नया निकाल रहे, उनके फैब्रिक नहीं है, शुरुआत किससे हुई थी, शूज से हुई थी ना। हाँ शूज और फैब्रिक बस। शूज और पहले तो शूज से हुई थी, हाँ फैब्रिक उन्होंने लेटेस्ट स्टेज में लॉन्च किया। इक्विपमेंट्स भी तो आते हैं उसके स्पोर्ट्स अब उनके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मतलब ऐसी चीज़ें हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि ये जब चीज़ें बड़े ब्रांड कोई चीज़ नई लॉन्च करते हैं तो वो 10-10, 20-20 साल के गैप के बाद लॉन्च करते हैं। बड़े ब्रांड जब कुछ लॉन्च करते हैं, मतलब पहले नाइकी का सिर्फ शूज़ आया और 15-20 साल तक सिर्फ शूज़ रहा, फिर वो अपनी क्लोथिंग लाइन लेके आए। अब क्लोथिंग लाइन को भी स्ट्रीमलाइन का मतलब ये नहीं होता उनके केस में कि सिर्फ अरे मान लिया भेज तो मैं दूंगा ही। उनका मान ये है कि मेरा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा चेन है, मेरा जो बेचने का तरीका है मार्केटिंग का, वो सारा कम्युनिकेशन सेट हो जाए, क्योंकि मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेट करना कोई ईजी गेम थोड़ी है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को सेट करना, किस तरीके की डिज़ाइन, किस तरीके की चीज़ें, मल्टीपल टाइप की टेस्टिंग हो रही है, उनको सेट करने में तो टाइम लगता है, और कई सालों का टाइम लगता है जब उतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और इनकी मार्केटिंग डायनेमिक होती है, ये ग्लोबल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये कोई इंडिया के लिए मार्केटिंग थोड़ा कर रहे हैं। इंडिया के ऑडियंस को डिफरेंट चीज़ समझ में आ सकती है, ग्लोबल लोगों को डिफरेंट चीज़ समझ में आ सकती है। जैसे इंडिया वालों को गोरी शक्ल देखना बड़ा पसंद है, इंडिया के केस में कोई गोरी शक्ल वाला ऐड भी ऐड करेगा तो वो चल जाएगा, लेकिन बाकी कंट्री के केस में ऐसा नहीं है। आप थाईलैंड में जाओगे, अगर नाइकी के प्रोडक्ट है तो थाईलैंड का ही एक्टर रखना पड़ेगा अपने पास। सर वो लोकल वाली चीज़ तो होती है, लोकल मार्केटिंग। मैं बोला इंडिया को छोड़ के बाकी सब कंट्री में ये फैक्टर है। इंडिया के भी इंडिया वालों को जो ये फॉरनर है उनकी शक्ल देखना ज़्यादा पसंद नहीं लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या उसका एक माइंड सेट अपना लेकिन आ जाए, ये तो बड़ी चीज़ है। लेकिन बाकी कंट्री में ऐसा नहीं है, बाकी कंट्री वाले अपने लोकल जो पर्सन है उसको इम्पोर्टेंस आ रही है। तो जब इतने बड़े ब्रांड ऐसा कुछ करते हैं तो वो पहले ग्लोबल अपनी रीच बढ़ाते हैं,
पहले वो हर कंट्री में जब कि उनका प्रोडक्ट किसी से कम्युनिकेट हो रहा है, जब वो चाहे सब चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती है ग्लोबली, तब वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करते हैं। नहीं तो उनके तो खिचड़ी पक जाएगी जो भी बड़े ब्रांड्स हैं। कि एक आया नहीं, पहले वो ही नहीं लोगों से ढंग से बिक रहा, तुम दूसरा और फंसा दो, तीसरा और फंसा दो, चौथा और फंसा दो। तो उनकी टीम में वो सब चेंजेस लाने, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चेंजेस लाने डिफरेंट टाइम लगता है। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स को किस चीज़ से जानते हो? बर्गर से। बट क्या वो अकेला बर्गर बेच रहा है? वो तो बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है। अब उसने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसकी लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रही, वो ग्लोबल बन रही है। मे भी इंडिया के लिए थोड़ा डिफरेंट बची थी, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी दुनिया में लोग खा लेते हैं भी, इंडिया में नहीं खाते लोग भी, तो उनके वो प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है फ्लेवर। अदरवाइज मैक्सिमम तो एक एक चीज़ के लिए एक एक प्रोडक्ट मशहूर है ना, बट जब वो आ जाता है तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। बट कोर प्रोडक्ट तो एक ही होता है जिस पे वो मार्केट करते हैं। मैकडॉनल्ड्स आज भी जो मार्केटिंग कर रहा है वो तो बर्गर पे ही करते हैं ना। और एक आधा कोई टेम्पररी प्रोडक्ट आता है उसकी कुछ टाइम तक मार्केटिंग करते हैं, बट कोर प्रोडक्ट क्या है उनका। और ऐसे ही जो KFC उनके बकेट चिकन वाली बकेट और नगलेट्स क्या नगेट्स वो उसी को प्रमोट करते हैं। बट इसका मतलब ये तो ना कि वो सिर्फ वही देते हैं, वो बर्गर ही देते हैं, वो सब कुछ देते हैं। लेकिन उनकी USP एक है कि इसके बेस से मैं पहले यहाँ पे लोगों को ले आऊँ, बाकी मैं देता रहूँगा जो भी देना है। और उसका उन्होंने SOP पहले सेट कर दिया, मतलब काम करने के तरीके सारे सेट कर दिए, ट्रेनिंग मॉडल सब सेट कर दिया, फिर आगे काम करो। ठीक है जी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड द डिफरेंस। क्या है परफॉर्मेंस मार्केटिंग? जो मार्केटिंग यूज करने से कंपनी की परफॉर्मेंस बेटर होती है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ऐसे तो नहीं कैसा है? सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जैसे आप अपने बिजनेस ग्रोथ ही देखते हो, अब इसमें लिखा हुआ एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मेट हो चुके हैं, और जैसे कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवाता है तो वो आजकल अगर आज की बात करूँ तो नए नए बिजनेस अपने कहते हैं लीड्स ला के दीजिए, तो सर वो लीड्स ऑब्जेक्टिव मीटिंग में लीड्स की बात हो रही है ना। या कोई नया बिजनेस करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हायर कर लेते हैं, क्यों हायर कर लेते हैं? ताकि वो आपको बिजनेस ला के देगा। बेसिकली वो एजेंसी वाला काम ही तो कर रहा होता है ना, काम वाला। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको ये समझना पड़ेगा, उसका जो मेजरमेंट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ROI ड्रिवन मार्केटिंग होती हाँ ठीक है, है। ये थॉट क्लियर है जी है ना। अब ROI जो निकलता है वो आप शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने आज मार्केटिंग करी तो 1 साल के बाद देखेगा कि क्या होगा। जैसा कि मैं तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दे रहा था, जो बड़े ब्रांड है अगर वो आज मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको क्या लगता है इम्पैक्ट कब आता है? इंस्टेंट आता है। नहीं बहुत आज की डेट में आप डेयरी मिल्क खरीदते हो ना अपने बच्चों के लिए, बच्चे बोलते हैं मेरे को डेयरी मिल्क लेनी है, वो तो बोलते हैं चॉकलेट खानी है। आपके माइंड में आपने बचपन में डेयरी मिल्क देखी हुई है, तो आपके माइंड में डेयरी मिल्क बैठी हुई है। तो आज आप जब कुछ सोचते हो तो आप चॉकलेट उठाते हो वहाँ से डेयरी मिल्क। बच्चे मना भी करेंगे तो भी आप डेयरी मिल्क ही उठाओगे। तो ये एक मार्केटिंग का डिफरेंट एस्पेक्ट है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग साइकोलॉजिकल होती है, उसकी मार्केटिंग कभी भी ROI ड्रिवन नहीं हो सकती। चॉकलेट के केस में तुम क्या ROI निकालोगे? 10 रुपए से लेकर 150, 200, 500 रुपए तक की चॉकलेट है, तुम क्या ROI निकाल दोगे उसमें? ई-कॉमर्स में बेच रहे हो क्या? तो क्या वो तुम्हारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आएगा? तो यहाँ जब बात हो रही है कि आपकी जो एक स्पेसिफिक गोल है या स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर उससे मार्केटिंग से, वो चाहे लीड फॉर्म में हो रहा है, चाहे सेल्स फॉर्म में हो रहा है, या क्वालिफिकेशन लीड के फॉर्म में हो रहा है, जो आप क्विकली मेजर कर सकते हो या साथ साथ मेजर कर सकते हो। इन शॉर्ट में साथ तो अच्छा, इसलिए वो जो आपने डेयरी मिल्क का दिया वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में नहीं, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है, वो मार्केटिंग है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। वो साथ साथ मेजरेबल नहीं है, हाँ, इंस्टेंटली मेजर नहीं कर सकते। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली आप मेजर कर सकते हो, जैसे ई-कॉमर्स आप साथ साथ मेजर कर सकते हो, है ना। मतलब ROI सी। हाँ हाँ,
ई कॉमर्स है ना कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया इतने की सेल, ये क्रेजी मैचेबल है। इतना पैसा लगाया इतनी लीड आई, वीकली मंथली वीकली मंथली डेली भी करना तो डेली करना, जिस लेवल तक उसको जाना चाहते हो, जिसको आप बड़ी क्विकली मेजर कर लो रेवेन्यू से, हाँ जी। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कवर हो जाता है इन शॉर्ट में। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म बोला गया, इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? ये भी मार्केटिंग का पार्ट है, पर ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। हाँ, e-commerce और जैसे टीवी एड्स, रेडियो एड्स, इसको आप परफॉर्मेंस बेस पे नहीं नाप सकते कि आज मेरी एड चली मुझे कितने की लीड आई, और कल भी चली जाएगी। ये बस अवेयरनेस के लिए होती है। मैं ये भी बोलूँगा अवेयरनेस के लिए, मैं ये बोलूँगा कि इम्पैक्ट के लिए होती है बेसिकली। अब इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसका फर्क मुझे आज या कल में नजर आ जाए, आने वाले समय में उसका फर्क नजर आएगा। बट ऊपर वाले केस में तुम्हें आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो वो बेसिक काम करनी है। क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में रिजल्ट लेके आना होता है, जिसको वो अभी मेजर कर सके कि मेरे रेवेन्यू पे मेरा क्या कितना फर्क पड़ रहा है इन शॉर्ट में। बट इसमें तुम्हारा रेवेन्यू तो लगेगा, बट इम्पैक्ट कब आएगा वो नहीं पता। जैसे एसईओ भी है, एसईओ में तो आने में 3-6 महीने लग जाएंगे कम से कम। अब वो जो 6 महीने हैं तब तक तो जेब से पैसा चाहिए ना, तो क्या आप उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलोगे? वो मार्केटिंग का पार्ट है, बट परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं है। अच्छा, की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? ये क्या वीडियो लगा, वीडियो भी एक तो देख लेते हैं। हाँ, वीडियो है। की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो की मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? अच्छा हुई कैंपेन एड के भी होता है की विजुअल। ये तो हमें पता है। अच्छा अभी जब कोई पूछेगा मालूम तो नहीं, अब आपको ये पता है, इनके मीनिंग पता है, और इनका यूटिलाइजर कब होता है, क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं सर्च टर्म, क्या मतलब है सर्च टर्म? सर्च टर्म से मतलब ये है कि वो टर्म जिससे हमारा जो मेन प्रोडक्ट सर्च किया गया, वो जो कीवर्ड्स में नहीं है, अभी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट हाँ उनसे भी सर्च मिला है। अच्छा, सर्च टर्म वो एग्जैक्ट कीवर्ड होते हैं जो सर्च हुए हैं। जो कस्टमर ने सर्च सर्च किया करें है, जिसमें जिससे हमारी Google पे। ऐड डिस्प्ले हुई है। तो उससे आप क्या करोगे? सर जिसके सर्च की उसको एज ए नेगेटिव कीवर्ड या पॉजिटिव कीवर्ड उसको हम ऐड करते हैं, सर्च रिपोर्ट देखते हैं हर पूरे वर्ड को? हैं? पूरे वर्ड को? नहीं तो जैसे अगर मतलब सर्च टर्म को आप किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर्च टर्म वो है जो बेसिकली ट्रिगर करते हैं हमारे कीवर्ड्स को। तो किन कीवर्ड्स पर वो सर्च टर्म्स आई हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। सर्च टर्म को आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? कि it's सर्च टर्म reaching to the हमारा right audience or not। जो हमारा बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है कैंपेन चलाने का, और सर्च टर्म से कितनी रिलेवेंसी बैठ रही है उसके साथ, कि किस सेंस में वो सर्च टर्म ट्रिगर हो रहा है और हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अगर वो सर्च टर्म से सही सर्च टर्म है तो हम उसको एज ए पॉजिटिव लेके चलेंगे, नहीं तो हम उसको नेगेटिव में भी ऐड कर सकते हैं कि हमको दिखाना ही नहीं है, कोई गलत ऑडियंस आ रही है तो उसको नेगेटिव में डाल देते हैं, ऑडियंस ना आए। जैसे व्हाट वेंट वायरल या फिर जिस पर नेगेटिव कीवर्ड्स की जब बात करते हैं। और कोई बात नहीं? और हाँ, तो सबसे पहले ये पता चल सकता है सर्च टर्म से हमें कि हमारी जो ऐड है वो राइट ऑडियंस को दिख रहा है या नहीं, हमारी कीवर्ड जो है वो राइट ऑडियंस सही को है टैग कि कर रहे हैं नहीं। या नहीं। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। नेगेटिव और रेलिवेंट तो वो पता चलेगा ही कि हम उस वो मतलब ऑब्वियस बात है।
चल रही है? उसका वो साइड वाला चल रहा है रिसीवर उसमें ये? लाइट आ रही है? नहीं इसमें नहीं आ रही वीडियो तो चल उसको भी ऑन करो जरा। वो ऑन नहीं हुआ, थोड़ी देर दबा के रखो। हाँ। अब बताओ। हाँ तो पहले मैं भूल गया सर्च टर्म का से क्या होता है? सर्च टर्म ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो राइट ऑडियंस के लिए हैं या नहीं सर्च टर्म से। अगर सर्च टर्म बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट आ रही तो मतलब कि हमारे कीवर्ड्स ठीक नहीं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये तो है ही कि हमें सर्च टर्म से नए कीवर्ड्स मिलते हैं कि जिसको हम अपने एड ग्रुप या उसमें ऐड कर सकते हैं कैंपेन में। और दूसरा कि इरेलीवेंट भी पता चलता है कि जिसे हम नेगेटिव कर सकते हैं। उनमें से कुछ टर्म्स पूरा अगर मान लीजिए कि कोई सर्च टर्म है उसमें कोई कीवर्ड होगा जो कि नेगेटिव होगा, पूरा कीवर्ड नहीं नेगेटिव होगा, तो हमें वो टर्म्स भी मिलती हैं कि जिन्हें हम ब्रॉड में नेगेटिव कर सकते हैं। जिससे जिससे तुम ये कह रहे हो कि हमें नेगेटिव कीवर्ड्स उसमें से मिल जाते हैं और जो कीवर्ड से हमें बिजनेस मिल रहा होता है उसके ऑल्टरनेट कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं। हाँ इसके अलावा और कोई पॉइंट? कोई नहीं। इसके अलावा पॉइंट है जब आपको एक कीवर्ड के बारे में पता चलता है कि इस कीवर्ड से मुझे मतलब सर्च एक नया कीवर्ड मिलता है बेसिकली, और आपको पता चलता है इसमें मल्टीपल टाइम इंप्रेशंस आते हैं। इंप्रेशन का मतलब होगा कि इसको ज़्यादा बार लोग सर्च करते हैं। क्लिक का मतलब हो गया कि मेरी ऐड इतनी बार विजिबल हुई जिसमें लोगों ने क्लिक करा। विजिबल तो इंप्रेशन भी है फिर क्लिक नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्लिक नहीं हुआ। तो मैं लेकिन इंप्रेशन से मुझे आइडिया लग जाता कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है, मतलब उस पर कितने ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है एग्जैक्टली। तो जब मैं उसका वॉल्यूम देखता हूँ तो मैं उस कीवर्ड को एज इट इज़ अपने, अगर मुझे लगता है कि मुझे इससे बिजनेस आ सकता है तो मैं उसको अपने कैंपेन में डाल देता हूँ। कैंपेन में डालने के साथ साथ मैं उसको अपने लैंडिंग पेज में भी इम्प्लीमेंट करूँगा, अपनी ऐड में भी डालूंगा। ये तो हम मिस कर रहे क्योंकि अगर आपने उस कीवर्ड को अपने कैंपेन में नहीं डाला तो आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो कम ही रहेगा, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड वर्ड डाला है, वो वर्ड नहीं डाला है ना। और वो वर्ड डाला तो है बट वो वर्ड आपकी ऐड में नहीं है। हैं या लैंडिंग पेज में नहीं। तो वो गूगल को क्या सिग्नल दे रहा है कि ये वर्ड इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर हम कितने टाइम का विंडो लेकर के इसको मेजर कर सकते हैं? आप इसको विंडो के बजाय मैं बोलूँगा कन्वर्जन पे फोकस करके चल सकते हो इससे और कस्टमर से कंफर्म कर सकते हो कि भाई इस पर कोई कन्वर्जन आ रहा है। अगर किसी, जब मैं इंप्रेशन की बात करूँ तो इंप्रेशन के साथ साथ उसमें क्लिक्स भी होंगे, है ना। अगर क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं आ रहा तो किसी कर्म का वर्ड नहीं है वो। अगर आपको उस पर कन्वर्जन आ रहे हैं तो फिर आप उसको कंसिडरेशन में लोगे। ओके। पर जिन पे नहीं आ रहे हैं क्लिक्स उनको कंसीडर नहीं करेंगे, भले उन पे इंप्रेशंस अच्छे। फिर आप उसको कस्टमर से डिस्कस करोगे कि सर ये वर्ड को लोग बहुत सारे सर्च कर रहे हैं, क्या आप इससे रिलेट कर पाते हैं अपने बिजनेस को? क्या आपको लगता है कि इस कीवर्ड पे अगर हम इसको अपने कैंपेन में ऐड करें, अपने लैंडिंग पेज में ऐड करें तो हमें सही ट्रैफिक मिलेगा, कि सही लोग हम तक पहुंच पाएंगे? उसमें कस्टमर वेरीफाई करेगा, हम लोग नहीं अपने आप से जज करेंगे। लेकिन जिसमें इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उसमें हमारी विजिबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिसमें आपको इंप्रेशन दिख रहे हैं, कन्वर्जन्स भी आ रहे हैं और वो कीवर्ड आपने अपने कैंपेन में नहीं डाला हुआ तो आपको क्वालिटी स्कोर हमेशा डाउन रहेगा। और क्वालिटी स्कोर डाउन होने से मतलब क्या होता है? सर ऐड हमारी फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी। और उस कीवर्ड के लिए हमें ज़्यादा बिड करनी पड़ेगी। और मतलब FTC उसका हाई रहेगा। क्या और क्या- क्वेश्चन था सर आपका? और क्वालिटी स्कोर लो होने से क्या क्या होता है? क्या क्या ड्रॉबैक्स है अगर हमारा क्वालिटी स्कोर डाउन होता है? बेसिक हाइजीन फैक्टर होता है क्वालिटी स्कोर, जिस पे हमारा कंट्रोल है, जो हम अपनी तरफ से सही करके अपनी ऐड की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं।
ऐसा नहीं। दो ही प्रोस्पेक्ट होते हैं क्वालिटी स्कोर के, तो जो मतलब मुझे लगता है कि एक तो मतलब एड रैंक के लिए कि हम टॉप रैंकिंग पे दिखें, और दूसरा ये हाँ बिडिंग कम हो एग्रेसिव सके। हाँ और क्या हो सकता है? जैसे आप लोग को पता है कि क्वालिटी जो गूगल है वो रेलेवेंसी पे काम करता है है ना? तीन चीज। क्वालिटी स्कोर अगर सही होगा तो गूगल को ये पता है कि इनका रेलेवेंसी अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी स्कोर के 200 से ज़्यादा पैरामीटर गूगल बोलता है कि 200 से ज़्यादा पैरामीटर है क्वालिटी स्कोर के। अब वो 200 से 200 से ज़्यादा, बट जो हम देख पाते हैं, हम तो सिर्फ ये देख पाते हैं कि चलो इंप्रेशन आ रहे हैं, इंप्रेशन के केस में क्लिक कितना आ रहा है, CTR कितना आ रहा है, ये हम देख पाते हैं अपने लेवल पे। ठीक है, मैं इन तीनों चीज़ों को देख के मैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड और कस्टमर से कंफर्म करके मैं उसको अपने नॉर्मल कीवर्ड्स में भी डाल देता हूँ, है ना? नॉर्मल कीवर्ड्स में ऐड कर दिया, मैंने उसको अपने एड टेक्स्ट में ऐड कर दिया, मैंने उसको अपने लैंडिंग पेज में ऐड कर दिया। ये वाले फैक्टर तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उससे एग्जैक्टली धंधा आ रहा है नहीं आ रहा, ये गूगल तो ट्रैक कर रहा है ना। अच्छा, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको गूगल को पता है कि इससे रेलेवेंसी आ रही कि नहीं आ रही। आपके उस कीवर्ड से कितने लोग आके आपकी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपकी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको गूगल कंसीडर करता है। क्योंकि उसका कोर काम क्या है? रेलेवेंसी देना। अगर कोई कीवर्ड से पर्सन आता है आपकी वेब पेज पर या आपकी वेबसाइट पर और वो टाइम स्पेंड करता है तो कंटेंट रेलेवेंट है, तभी लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसा मल्टीपल टाइम हो रहा है, एक आध बार नहीं हो रहा। और ये मल्टीपल टाइम आप मैन्युअली ट्रैक नहीं कर रहे, बट वो ट्रैक कर रहे हैं। तो वहां से फिर आपका क्वालिटी स्कोर अपलिफ्ट होना शुरू होता है। क्वालिटी स्कोर में एक चीज यही मैटर करती है कि आपके डोमेन के यूआरएल में क्या वो वर्ड आ रहा है। मतलब मेन कीवर्ड। हाँ, स्लग बोलते हैं उसको, SCP लैंग्वेज में स्लग। तो आपके स्लग में है, क्योंकि आप स्लग कोई लंबा चौड़ा तो बना नहीं सकते यूआरएल। आप गिने चुने शब्दों का ही बनाओगे तो यूआरएल कौन से, अगर वही वर्ड है जो कस्टमर सर्च कर रहा है तो उसकी रेलेवेंसी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो सर फिर घटती बढ़ती भी तो रहेगी क्वालिटी स्कोर इस तरह से, स्टैटिक तो नहीं है। अगर तो देखो सबसे बेस्ट क्वालिटी स्कोर चाहिए तो हर कीवर्ड पे लैंडिंग पेज बनता है अलग अलग। अच्छा, बट कितने बिजनेस या कितने एडवर्टाइजर के लिए पॉसिबल है? ठीक है जी। वही मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप बोल रहे हो कि स्लग में भी हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो कीवर्ड तो हम मतलब मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, तो वो कैसे मतलब स्लग में यूज़ होगा? अभी मैंने उसका जस्ट आंसर दिया। प्राइमरी कीवर्ड जो है। आप हर कीवर्ड में भी अलग अलग लैंडिंग पेज बना सकते हो। अगर आप समझोगे तो हर कीवर्ड के पीछे का इंटेंट डिफरेंट होता है। इंटेंट पता है आपको क्या क्या होता है इंटेंट? सर मतलब क्या है, महत्व क्या है कीवर्ड का, कितना वो रिलेवेंट है, इंटेंशन क्या है उस कीवर्ड का जो हम लेके चल रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, इंक्वायरी चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं। बेसिकली उस कीवर्ड के पीछे एग्जांपल सब बताओ। एग्जाम्पल जैसे कि सर मैं बताती हूँ, अगर सर्च टर्म कोई मिली CBC मशीन प्राइस, तो सिर्फ प्राइस जान के मे उसका बाइंग का इंटेंशन नहीं है करेंटली, तो प्राइस जानने का है, वो रिसर्च उसमें है। लेकिन अगर कोई लिख रहा है कि CBC मशीन, बाय CBC मशीन या बेस्ट CBC मशीन, तो वो बाइंग का इंटेंट है उसमें। नहीं, पर नहीं। ये कंपैरिजन के लिए हो सकता है कि बेस्ट कौन सी मशीन है, इसलिए तो चलो अपना अपना ओपिनियन दो, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ जी। लाइक अगर कोई CBC मशीन कॉस्ट डाल रहा है तो उसका पर्पस बहुत कुछ हो सकता है CBC मशीन के बारे में जानने के लिए, बट अगर वो CBC मशीन प्राइस डाल रहा है तो उसका इंटेंशन है उसको बाय करने का। ही इज विलिंग टू लुक एट द मॉनिटरी सेक्शन जो कि फनल के नीचे में होता है।
और कोई इसमें अपना इनपुट देना चाहेगा? और कोई इनपुट? वैसे मेरा क्वेश्चन शुरू होता है इंटेंट से, ठीक है? तो इंटेंट होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, इसको ढूंढने का नेक्स्ट क्या होगा। जैसे आपने फनल सुना होगा, मार्केटिंग इसमें फनल होता है, एक अवेयरनेस होता है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर प्रेफरेंस होता है, फिर एक्शन होता है, बाइंग होती है ना, ये सब तो सुना होगा आपने। अब अवेयरनेस वाले वर्ड्स कौन से हो सकते हैं जो जितने छोटे और जेनरिक होंगे, ठीक है? जैसे मान लो शूज़, शूज़ बहुत जेनरिक है, छोटा है, तो ये अवेयरनेस वाला वर्ड हो सकता है। ब्लू शूज़, ये कौन सी इसमें आएगा, अवेयरनेस में, कंसिडरेशन? कंसिडरेशन। अब मैं बात करता हूँ कि प्रेफरेंस में आता है, ब्लू रनिंग शूज़, ये किस में आएगा, प्रेफरेंस में आएगा, कंसिडरेशन में आएगा, ये अवेयरनेस में जो आएगा? प्रेफर करते हैं कि रनिंग शूज। रनिंग शूज, हाँ रनिंग शूज ब्लू वाले चाहिए। आप किस डाला, बाय ब्लू रनिंग शूज़, इंटेंशन, टेंशन वो एक्शन स्टेज में आ चुका है एक्शन। कि अब उसने उस पर एक्शन लेना है। अब जब हम ई कॉमर्स के केस में बात कर रहे हैं तो हम हमेशा फोकस ये करके चलते हैं कि हम एक्शन कीवर्ड्स पे काम करें, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, प्रेफरेंसेस पे हल्का फुल्का, बाकी एक्शन वाले पे जिसपे वो एक्शन देगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग है जिसमें आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देना है। अब इंटेंट आपका कुछ सफिक्स, कुछ प्रीफिक्स वर्ड्स हो सकते हैं, कॉस्ट, प्राइस, कैटलॉग, कंपनी। कंपनी वो लोग भी सर्च कर सकते हैं जो जॉब सीकर हो, कौन कंपनी आपके कंप्यूटर भी सर्च कर सकते हैं, बट बाय वर्ड वो नहीं डालेंगे, है ना? तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये वर्ड्स वैरी कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं किसी भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हर चीज़ इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी कर सकती है। बट हमें ये समझ के चलना कि जब ये जो वर्ड कोई डाल रहा है या इसके साथ जब उसने ये वर्ड ऐड करा तो इसकी नेक्स्ट सोच क्या होगी, क्या ये एक्शन स्टेज पर है, क्या प्रेफरेंस स्टेज पर है, क्या ये जस्ट कंसिडरेशन स्टेज पर है, बाइंग स्टेज पर क्या है। इसलिए आप देखते हो कि ज़्यादा जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने कैंपेन में वो मिनिमम 3 सेट ऑफ वर्ड्स है, मिनिमम 3 सेट्स ऑफ वर्ड। पहला प्रोडक्ट, दूसरा उसका ये कह लो कि रेलेवेंसी थोड़ी सी और बढ़ाने के लिए या उसकी कंसिडरेशन वाली स्टेज है, तीसरा उसका एकदम एक्शन के स्टेज पे, एकदम प्रेफरेंस के स्टेज पर है कि भाई मुझे इसी से काम करना है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स, एयर कर्टन मैन्युफैक्चरर या एयर कर्टन प्राइस लिस्ट कौन सर्च करेगा, जिसको मल्टीपल टाइप के एयर कर्टन चाहिए या जिसको वेरिएशन चाहिए वो लिस्ट सर्च करेंगे, नहीं तो जिसने एक ही आधा प्रोडक्ट लेना वो तो एक ही प्रोडक्ट सर्च करेगा, है ना? तो लिस्ट वाले का इंटेंट डिफरेंट हो सकता है, जिसने सिर्फ एयर कर्टन प्राइस डाला उसके इंटेंट से, एक ने डाला एयर कर्टन प्राइस, एक ने डाला एयर कर्टन प्राइस लिस्ट, दोनों का इंटेंट डिफरेंट है ना? एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी शायद बल्क में बाय करने या मल्टीपल टाइप के बाय करने, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। और एक का हो सकता है कि मुझे बस एक ही चाहिए। तो जब अब ये इंटेंट आपको नहीं पता, लेकिन ये इंटेंट गूगल को पता है कि जब किसी भी वर्ड के आगे कोई वर्ड लगता है तो उससे मतलब क्या है, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ये क्या चीज़ चाहते हैं। तो आपका उन कीवर्ड के इंटेंट के अकॉर्डिंगली आपका लैंडिंग पेज बन जाता है। अब उतनी बैंडविड्थ नॉर्मली एडवर्टाइजर की होती नहीं है कि वो हर कीवर्ड के इंटेंट के बेसिस पे उनकी लैंडिंग पेज बना सके, क्योंकि उसमें दिमाग लग रहा है, एनर्जी लग रही है, सब चीज़ लग रही है। और नॉर्मली किसी का होता नहीं, तो एक ही लैंडिंग पेज में सारी कीवर्ड चला देते हैं, तब भी संभव काम आ जाता है। अदरवाइज आपको कॉस्ट ऑफ लीड बहुत ही डाउन लानी है, क्वालिटी स्कोर बहुत हाई करना है, तो हर कीवर्ड पे अलग अलग लैंडिंग पेज बनाओ और अलग अलग कैंपेन भी बना, मतलब ऐड ग्रुप्स। हाँ, एड ग्रुप्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, आप कैंपेन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो अब
फिर आता है यहाँ पे वापस से पहला हो गया तुम्हारा कैंपेन, एड ग्रुप, एड सेट या एसेट्स जो तुम्हारे ऐड है। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है इस केस में? टारगेट ऑडियंस के केस में जैसे मैंने तुमसे डिस्कस करा, तुम्हारी अवेयरनेस वाली है, कंसिडरेशन वाली है, तुम्हारी एक्शन वाली है ना, तो वो भी मैटर करेगा। फिर सर्च टर्म आपके मैटर कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैटर करते हैं। क्लिक्स, तो क्लिक से क्या आइडेंटिफाई करते हो आप लोग? इससे कितनी रिलेवेंसी लोग क्लिक कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कीवर्ड हमारे, तो उसमें क्लिक हो रही है। और क्या क्या क्लिक से आप हमारी- आइडेंटिफाई कर सकते हो? और क्या क्लिक आइडेंटिफाई। क्लिक से क्या क्या चीज़ें और आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? हमारी अच्छा। ऐड कितनी अपीलिंग है जिसपे क्लिक करके वो तो ऐड अपीलिंग होने के बाद तो क्लिक आ गया, हाँ। उसके बाद क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसमें? से क्लिक करने में कितनी देर रुका सामने वाला पेज पे, उस कितने उसने इंटरेक्ट किया पेज के साथ, क्या क्या चीज़ें देखी। यहाँ क्लिक करके मतलब कन्वर्जन हुआ कि नहीं। मेन तो वही है कि क्लिक करके कन्वर्जन लीड दिया। बिल्कुल। कन्वर्जन क्या मतलब कितने टाइम तक उसके कन्वर्जन को देखना चाहिए? मतलब एक तुम्हें 20 क्लिक आ रहे हैं, एक में 10 क्लिक आ रहे हैं एक में तुम्हें 10 क्लिक पे कन्वर्जन आया था, एक में तुम्हें 20-50 क्लिक लग रहे हैं तो भी तुम्हें कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो क्लिक क्या है अपने आप? सर क्लिक एक KRA हो गया, मतलब- KRA हो गया, इस पे हम कुछ चीज़ को मॉडिफाई, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्लिक्स कितने रिलेवेंट है, क्या क्या नहीं हो गया, तुम्हारा KPI हो गया। KPI होगी, इससे हम देख सकते हैं कितनी रिलेवेंसी बढ़ रही है, क्लिक की क्लिक्स का रिलेवेंट है क्लिक्स हमारे लिए, उस क्लिक से रिलेवेंट आ रही नहीं आ रही, तो फिर हम वापस ऐड ग्रुप टारगेट ऑडियंस पे काम करेंगे, कीवर्ड्स पे काम करेंगे अपने। मतलब बेसिकली ट्रैफिक जो आ रहा है क्लिक से वो हमारी राइट ऑडियंस है कि नहीं। अगर मतलब क्लिक करके पर्सन आ रहे हैं, मतलब ट्रैफिक आ रहा है, तो जो हमारा कंटेंट है वो उनके लिए रेलिवेंट है कि नहीं। ये दोनों चीज़। अब ये भी उन्हीं बातों से रिलेट करता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई पर्सपेक्टिव वर्ड कि अब क्लिक करके आया, एक कीवर्ड है जिस पे आपके मल्टीपल क्लिक्स आ रहे हैं और उसका ट्रैफिक आता भी है, बट वेबसाइट पे टिकता भी है, बट करता कुछ नहीं, लीड वगैरह कुछ नहीं दे रहा। तो दैट मीन्स आपका वो कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस या कंसिडरेशन वाली स्टेज पर है, एक्शन वाली स्टेज पर नहीं है। वो कीवर्ड हाँ, उस कीवर्ड का जो इंटेंट जा रहा है, इंटेंट से जा रहा है। क्योंकि यूजर आ तो रहे हैं बट बाकी कीवर्ड से कन्वर्जन आ रहे हैं, इससे नहीं आ रहे। सर हम तो वॉल्यूम बेस्ड कीवर्ड उठाते हैं उठाते हो वॉल्यूम तो जेनरिक पे भी आता है, वॉल्यूम तो आप एक नहीं बार मतलब एक हाँ वैसे सेग्रीगेट कर देंगे। हाँ मैं बस वही बात कर रहा हूँ कि आपने क्लिक से क्या आइडेंटिफाई करना है। अगर कीवर्ड मान लो, देखो लास्ट में हमें क्लिक लाना हमारा गोल नहीं है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमारा गोल क्या है कि मुझे उसे लीड है और लीड भी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड का धंधा है ना। अब वहाँ से अगर आप उल्टा चलते हो तो आप क्लिक के बाद देखोगे क्लिक के बाद ये कुछ एक्शन ले रहा है कि नहीं दे रहा, कन्वर्जन मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर से मुझे कन्वर्जन नहीं दिया तो मैं ऐसे क्लिक का क्या करूँगा? तो दैट मीन्स उस कीवर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप उस कीवर्ड के सर्च टर्म में पहले इवैल्यूएट करोगे कि भाई किस चीज़ की, अगर कीवर्ड मुझे रेलेवेंट लग रहा है तो मैं उसकी सर्च टर्म देखूंगा, और सर्च टर्म में जितने भी ऐसे वर्ड्स मुझे लग रहे हैं कि जो जेनरिक ट्रैफिक लेके आ रहे हैं या शायद कंसिडरेशन या अवेयरनेस वाली स्टेज पे जा रहे हैं, उनको नेगेटिव में डाल दूंगा। क्योंकि वो पैसे खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो traffic- कीवर्ड कहीं ना कहीं थोड़ा जेनरिक है, और उससे जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारे लिए रेलिवेंट है। रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो ट्रैफिक आ रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा। तो हमने ट्रैफिक के लिए तो नहीं बनाया ना कैंपेन, हमने तो कन्वर्जन के लिए बनाया कैंपेन। तो क्या समझ में आया आपको? सर समझ ये है कि क्लिक से हम कीवर्ड्स को टारगेट आइडेंटिफाई करके उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किससे क्या बेनिफिट हो रहा है इस कीवर्ड से हमको, और कि हमें कब कब चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं अपनी लैंडिंग पेज के अंदर या एड्स के अंदर या ऑडियंस ऑडियंस में।
अब क्लिक में आपको ये भी देखना पड़ेगा मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितने का पड़ रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा है जिसमें फॉर एग्जांपल आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपको 3 क्लिक में एक कन्वर्जन आ रहा है एवरेज, बट उसकी बिडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, तो क्या आप उस कैंपेन को कीवर्ड को रखोगे अपने पास? और कन्वर्जन आ रहा है, मैं बोलूँगा कि एज लॉन्ग एज उससे कन्वर्जन आ रहा है, क्वालिफाइड हो रही है, तो कीवर्ड महंगा नहीं है। लेकिन क्लिक आ रहे हैं, सब कन्वर्जन के आ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो कीवर्ड महंगा है। क्योंकि कीवर्ड कन्वर्जन आने के बाद भी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है जो उससे जुड़ी हुई है। भाई कोई टेलीकॉलर तो कॉल कर रहा है ना, उसकी कॉस्ट नहीं है क्या? तुम उसके बाद तुमने ऐसे 4 टेलीकॉलर रख लिए, क्योंकि लीड आती है, बट आगे लीड कन्वर्ट ही नहीं होती, और लीड इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि अभी प्रेफरेंस वाली स्टेज पर है, वो पता कर रहे हैं जी, लूँगा तो मैं बाद में लूँगा, बट अभी मैं पता कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा मेरा जो कीवर्ड है ये किस इंटेंट के लोगों को लेके आ रहा है, उसमें क्लिक्स आ रहे हैं। अब मेरे को क्लिक्स में भी ये देखना है कि भाई इसमें फाइनल मेरा कन्वर्जन कितने में आ रहा है। एक में मुझे 10 क्लिक में कन्वर्जन आया था, इसमें मेरे को 50 क्लिक आ रहे हैं, तब मेरा कन्वर्जन नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसको बंद करूँ, चलाऊँ, क्या करूँ? आपको उस पर एक्शन लेना आना चाहिए। हाँ, इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, क्लिक्स भी नहीं आ रहे, तो अलग बात है, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन आपको इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, बट धंधा नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आ गया जी आपका CTR में क्या चीज़ें पता चलती है आपको? कि मतलब कितने लोगों ने देखा है, उसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने क्लिक किया हमारे। अच्छा, क्या कौन सा? CTR से क्या मतलब है? मतलब कितने लोगों ने देखा, उसके रेशियो की कितने लोगों ने क्लिक किया, नहीं देखा, इंप्रेशन आया, यही सब। और कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है इससे? मुझसे भी कितना परसेंट अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, ये मैं उस पर भी आता हूँ, पहले बताओ कि और क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो इस चीज़ से? सर कि हमारी जो एड कॉपी है वो रेलेवेंट है उसके मतलब ऑडियंस के या नहीं। सर कितनी बार ऐड हमारा आ रहा है सामने, और कितनी बार लोग क्लिक कर रहे हैं, या तो खाली देख रहे हैं या तो क्लिक भी कर रहे हैं? ये तो पहला पॉइंट होगा डिस्कस। जैसे क्लिक थ्रू रेट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मैं भी CTR की ही बात कर रहा हूँ। CTR में बल्कि कितनी बार आ रहा है, दिख रहा है, ये बातें रेलेवेंट नहीं है, जनरिक बात है। कितने इंप्रेशन पे कितने क्लिक आ रहे हैं और उसका परसेंटेज रेशियो कितना है, ये एकदम स्पेसिफिक वर्ड है। और जनरल मार्केटियर से आप जनरल मार्केटियर तो नहीं होना, भी बच्चे तो होनी इस इंडस्ट्री में, बेसिक इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग तो आपकी है ही। तो आप इंप्रेशन और क्लिक के बारे में जो बताते हो वो आता है CTR। तो आप टर्मिनोलॉजी भी वही यूज़ करो, इंप्रेशंस और क्लिक। अब तो इससे दूसरा फैक्टर क्या निकल गया, जो अभी अनीश ने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि भाई मेरे को मेरी एड रेलेवेंट कितनी है वो, और कुछ हो सकता है। जैसे कीवर्ड्स हम ले रखे हैं, वो कितने रिलेवेंट है, जो ट्रिगर कर रहे हैं हमारे एड्स को और ऐड दिख रहे हैं बार बार, तो कीवर्ड्स की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि सर ऐड तभी दिखेगा, ऐड की रिलेवेंस तभी बनेगी जब कीवर्ड्स रिलेवेंट होंगे। कीवर्ड तो इंटरनल पार्ट हो गया ना, मतलब अभी मैं सिर्फ CTR की बात कर रहा हूँ। CTR कब आपका हाई होगा, कब आपका लो होगा? मतलब आप तो क्लिक कर रहे हैं कि हमारा ऐड सर्च पेज पे आ गया है। मान लो आपको CTR हाई लाना है, CTR हाई का मतलब क्या है वैसे? ज़्यादा क्लिक्स हो, ज़्यादा उस पर ज़्यादा क्लिक्स CTR हो, हाई का मतलब कि आपका परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, CTR कम होना चाहिए। मैं क्या कहूँ, उल्टा बोल रही है। CTR मतलब जितना हाई होगा उतना अच्छा 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 है, मतलब हमारे कैंपेन उतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। हाँ। मतलब ऐसे समझो इसको हाँ, कि समझ गई। 100 लोगों में से 40 लोगों ने
100 लोगों को ऐड दिखी और 40 लोगों ने उस पर क्लिक करा, ये अच्छी बात है? या 100 लोगों को दिखी उसमें से 10 लोगों ने क्लिक करा, 40 वाला ही obvious। तो ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? 40 वाला ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 40 वाला अच्छा है। ठीक है, अब ज़्यादा CTR के लिए क्या करना है? और जो एड कॉपी हो ज़्यादा कंपेलिंग हो, ज़्यादा रिलेवेंट हो एड से। इसका कुछ बिडिंग से लेना देना है? पोजीशन ऑफ द एड इन द पेज? बिडिंग से लेना देना है, बट बिडिंग वाली गेम कभी खत्म नहीं हो सकती। वो ऐसे ही जैसे प्राइस वॉर है कि आप जबरदस्ती का CTR लाने के चक्कर में CTR तुम्हारा मे भी बढ़ जाए बट कन्वर्जन नहीं होगा। तो मैं अभी बिडिंग न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। बिडिंग न्यूट्रल है, आप ये बताओ कि CTR में क्या? सर मेरे एक क्वेश्चन था कि जैसे इम्प्रेशन तो तब भी काउंट होता है कि मतलब हमारा टॉप पे ना दिखे, कहीं नीचे या किसी सेकंड पेज पे दिखता है तो भी इम्प्रेशन काउंट होता है, right? तो वो क्या मतलब तभी 100 में से 100 नहीं आता ना आपका CTR, तो सिनेरियो हमेशा ही रहता है। लेकिन यहाँ बात होती है इंडस्ट्रियल एवरेज की। यहाँ बात हो रही है कि क्या आपका CTR 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, 5% आ रहा है, 10% आ रहा है, 40% आ रहा है? ये 40 तो किसी का नहीं। हाँ? नहीं होता। नहीं तुमने देखा नहीं आज तक? नहीं। कोई बात नहीं, वो भी खाते हैं, काउंट करना है। आपने कितना देखा मैक्सिमम? 40। अच्छा। अमित शाह के केस की है, तो जब भी डिजिट में ये भी देखा करता था। अब मैंने जब से हाथ में छोड़ दिया तब से मैं नहीं देख रहा, लेकिन 40 तक मेरा CTR गया होगा। तो क्या मतलब CTR से पहले बात मीनिंग क्या है CTR से, ये तो बताओ। अभी तक आप बाकी सब इधर टकरे मार रहे हो। सर जो सर्च हो रहा है उससे हमारा ऐड कितना रेलेवेंट है? सिंपल इसका CTR है कि इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक। हाँ तो ये जितने इम्प्रेशन है उसको डिवाइड कर दो क्लिक से तो आपका CTR निकलेगा। ठीक है, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन होगी। मुद्दा मैं पूछ रहा हूँ कि CTR बढ़ता कैसे, कम कैसे होता है और उसको बढ़ा कैसे सकते हो? क्वालिटी एक्सपर्टीज तो उसकी है ना, मतलब जो इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहा है। इंडस्ट्रियल एवरेज से ज़्यादा दे पा रहा है। इंडस्ट्रियल एवरेज तो 5-10 की है, पर 5-10 तो हर कोई कर पा रहा है। बट उसमें नेक्स्ट लेवल का प्रो कौन होगा? जो बड़ा जो बढ़िया। जो उसको और Industrial ज़्यादा level से दिखे। ऊपर जाए। आपकी ऐड कॉपी रेलेवेंट और हैविंग राइट कीवर्ड्स होनी चाहिए, और सेकेंडली उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए, जो आपके कीवर्ड्स हैं। इस CTR का भी क्वालिटी स्कोर से इतना लेना देना नहीं है, वो बात की बात है। CTR अलग चीज़ है। सर मतलब मोटा मोटा तो यही है कि हमारी एड कॉपी बढ़िया होना हाँ ऐड एकदम कॉपी रेलिवेंट होनी चाहिए और उसमें सारे साइट लिंक वगैरह और क्या ईमेल हाँ सब कुछ होनी चाहिए। अच्छा, ऐड स्कोर Ad अच्छा copy। होना चलो तुम लोग चाहिए। की बातें रिपीट हो गई तो मैं तुम्हें इसमें कुछ नया इनपुट देता हूँ। हाँ ठीक है। CTR में तुम्हारा कस्टमर का इंटेंट और उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तुम्हारी ऐड में क्या चीज़ होनी चाहिए? ऑडियंस का इंटरेस्ट जो तुम्हारे ऐड क्रिएटिव से मैच होता है, तुम्हारा CTR हाई होता है। सर वो तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? मैंने बोला था कि लोग जो सर्च कर रहे हैं हाँ, उससे हमारा ऐड कितना रेलेवेंट है, उसमें वो चीज़ें हम उनको वो कीवर्ड्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वही तो रेलेवेंसी हुई। रेलेवेंसी ये हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च के केस में बात करूं, ये दो CTR आपको मेटा की केस में जहाँ इंप्रेशन बेस्ड एड चल रही है उसके हिसाब से सोच के चलना है, या जहाँ ब्रांडिंग की एड चलती है उस पर्पज से भी सोच के चलना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम सर्च के केस में बात करें तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जब हम सर्च के केस में बात कर जब हम सर्च के केस में बात कर रहे हैं तो जब हमने बात करी कि आपका हर कीवर्ड का इंटेंट डिफरेंट हो सकता है, उस इंटेंट के अकॉर्डिंगली आपका जो ऐड बनी हुई है, जैसे मान लो किसने प्राइस लिस्ट के बारे में बात करी,
तो क्या आपकी ऐड के अंदर ऐसा कुछ है जो प्राइस लिस्ट के बारे में बात कर रहा है? अगर तुम्हारी ऐड के अंदर प्राइस लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम ये देखते हो कि भाई मेरे कीवर्ड में इस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, बट तुम्हारी ऐड में कंटेंट नहीं डाला हुआ, तो किसमें CTR क्या रहेगा? ज़्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा। तो तुम्हें एग्जैक्टली इसमें करना क्या चाहिए? एक वो पॉइंट ऐड करना है जिससे क्लिक्स आ रहे हैं आपके पास। तो तुम्हें या तो नई ऐड बनानी है जो मैं उस कीवर्ड के पीछे के जो इंटेंट हो सकते हैं, पॉसिबल इंटेंट हो सकते हैं, उन सबको लेके मैं एक नई ऐड क्रिएट कर दूँ। ओके। तो ऐसा एक इंस्टेंस था कि एक्यूरेक्स की ऐड में क्वालिटी स्कोर 3 था, 2 था, लेकिन उसका CTR अच्छा जा रहा था, तो लोग सेकंड पेज पर भी जाकर उस पर क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी लास्ट वीक देखा था। दैट मीन्स उनको ऐड रेलेवेंट लग रही है, हाँ जो उनको चाहिए वो उनको फर्स्ट पेज में नहीं मिल रहा कस्टमर्स जी, को, तो भी लोग सेकंड पेज में जाके हाँ। उसकी ऐड ढूंढ के कर रहे हो। हाँ तो दैट मीन्स उनका जो इंटेंट है, कस्टमर का जो बायर का जो इंटेंट है, वो ऐड में ढंग से कम्युनिकेट हो रहा है। हाँ जी, ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कीवर्ड का इंटेंट समझा ना, कि हर कीवर्ड के पीछे का इंटेंट डिफरेंट है, तो ऐसे ही हर कीवर्ड के पीछे की ऐड भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हर कीवर्ड के पीछे के इंटेंट के हिसाब से उसकी ऐड होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने एक ही ऐड बनाई है तो सभी कीवर्ड पे चला जाती है, तो क्या सभी के कीवर्ड के पीछे का सेम इंटेंट है? अब एयर कटने के केस में कई लोग एयर कटर बोल रहे हैं, कई लोग एयर डोर बोल रहे हैं, और तुम्हारी ऐड में ही नहीं है कहीं एयर डोर, तुम्हारा CTR क्या रहेगा उसमें? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सर 15 हेडलाइंस बनानी है, 15 हेडलाइंस में हमारे कीवर्ड्स होने ही चाहिए या कोई एक आधा इधर उधर होने से कोई इम्पैक्ट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हमको तो नहीं पता है कि किस टाइम पर कौन सा ऐड दिखाने वाला है गूगल, वो कौन सी आप- हेडलाइन यूज करने वाला है। नहीं, पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हो ना, पिन कर सकते हो हेडलाइन को, पिन तो कर कि सकते फर्स्ट हैं। पोजीशन पे ये दिखे, फिर सेकंड पे ये दिखे। मैं तो ये बोलूँगा कि उसमें भी इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर चलाया और आपको ये दिख रहा है कि किसी कीवर्ड पे क्लिक्स आ रहे हैं, बट उस पर आगे कन्वर्जन नहीं आ रहा, मतलब उसमें मे बी आपको CTR अच्छा आया हो, ऐड अच्छा आया, वो कन्वर्जन नहीं आया, तो डिफरेंट चीज़ देखनी है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली CTR की बात कर रहे हैं, तो CTR के केस में हमें देखना है कि किसी कीवर्ड पे अगर हमारा CTR कम आ रहा है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे CTR हमारा कम आ रहा है, तो क्या उससे जुड़ा कंटेंट या उसके पीछे का जो इंटेंट है कस्टमर का, जो पॉसिबल इंटेंट हो सकता है, वैसा कंटेंट क्या ऐड में डाला है? अगर वो कंटेंट ऐड में नहीं डाला तो मैं एक नई ऐड बनाऊं और उस कीवर्ड को और वैसे और कितने कीवर्ड्स हैं मेरे कैंपेन में, उनके इंटेंट को इसमें डालूं। ठीक है, इंटेंट होता है कि उसके पीछे का भाव क्या है, मतलब लोग उससे क्या ढूंढना चाहते हैं। तो हम क्या सर सर्च टर्म्स को इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि जो सर्च हाँ, टर्म्स बिल्कुल। लोगों ने डाली हम वही उठा करके हम हेडलाइंस में डाल अच्छा, मेरे एक वो तो आप ऑटोमेटिकली अपने कीवर्ड में लेके आ जाओगे ना। सर्च टर्म तो जो आपको ज़्यादा रेलेवेंट लग रही है, जिसमें आपको लगता है कन्वर्जन भी आ रहे हैं, सब ठीक है, उसको तो आप अपने कीवर्ड में ले आओगे ना। कीवर्ड में क्योंकि- और ऐड में फिर कोई गैस वर्क नहीं रह गया ना। अगर आपने उस सर्च टर्म को उठा के अपने कीवर्ड में नहीं लाया तो भी आपका क्वालिटी स्कोर डाउन आता रहेगा। तो पहला स्टेप तो वही है कि अगर सर्च टर्म में हमें कोई कीवर्ड रेलेवेंट लग रहा है, हमें कन्वर्जन भी इससे आ रहा है, तो उसको उठा के मैं सोचा कीवर्ड वाले सेक्शन में डाल दूँ कि भाई इस फ्रेज से तो मेरे को धंधा आता है। उसे गूगल को एक सिग्नल मिल जाएगा जो तुम्हारा क्वालिटी स्कोर इम्प्रोवाइज कर देगा। अब जब तुम्हें मुझे दिख ही रहा है कि यार उससे तो कन्वर्जन आते ही हैं, मैंने उसको कीवर्ड में डाल दिया, तो भाई मुझे उसकी ऐड तो बनानी है ना, और ऐड बनाई है तो मुझे उसके लैंडिंग पेज पे भी डालना है। तुमने उसके लैंडिंग पेज पे नहीं डाला, तुमने उसको बस कीवर्ड में ऐड कर दिया और ऐड नहीं बनाई, तो क्या होगा उसके इंटेंट का? और उस इंटेंट को लेके जो लोग सर्च करते हैं, उसके बाद क्या होगा कि मान लो उस कीवर्ड का अपना एक अलग वॉल्यूम है, अब तुमने इसे कीवर्ड में डाला तो मे बी इस पे रिस्पॉन्स आ रहा होगा और स्लो आ रहा होगा, बट उसी से जुड़ा जब तुम ऐड बना दोगे तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे और उस वो ऐड उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारा CTR बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इंटेंट को कवर कर रही है। अब वैसे ही तुमने अपने लैंडिंग पेज में इंप्रूवमेंट कर दी तो तुम्हारा कन्वर्जन भी बढ़ जाएगा।
तुम्हारा सिर्फ CTR नहीं बढ़ा, तुम्हारा कन्वर्जन भी बढ़ गया, क्योंकि अब तुमने उस इंटेंट से जो लोग सर्च कर रहे हैं उसकी जो भी नीड्स होगी, जो भी उसकी डिमांड्स होगी, उसको लेके तुमने पेज डिजाइन कर दिया। राइट। कीवर्ड ऐड करने का मतलब जस्ट एक टेक्स्ट ऐड करना नहीं है, उसके रिलेटेड कंटेंट भी हाँ। तो है कंटेंट, लेकिन नहीं, अब बस वही समझ के चलना कि क्या हमारा एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज उनकी सारी नीड्स को कवर कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लैंडिंग पेज में CTA लिंक डला हुआ है, प्राइस लिस्ट, ये CTA डला हुआ है, ठीक है, मुझे उसके लिए अलग से लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक कस्टमर प्राइस लिस्ट ढूंढता हुआ है तो मेरे पेज में प्राइस लिस्ट उसको मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है ना, ठीक है, वो चीज़ तो आपके कर ही रहा हूँ मैं उसकी। और ऐसे ही कुछ और जो ढूंढता हुआ है, अगर वो चीज़ मेरे पेज पे नहीं है तो मुझे डालनी चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि प्राइस लिस्ट पे ही 50% वॉल्यूम ही प्राइस लिस्ट पे है, तो मुझे उसके लिए सेपरेट लैंडिंग पेज बनाने के लिए कस्टमर को पुश करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा 50% ट्रैफिक एक तरफ, प्राइस लिस्ट एक तरफ, लेकिन मेरे लैंडिंग पेज में प्राइस लिस्ट सिर्फ एक पिज्जा सा सेक्शन है। उससे क्या होगा, क्या जिस चीज़ की लोग डिमांड कर रहे हैं तुमने उसको एक छोटी सी कॉलम में डाल दिया, यानी तुम लोगों से मेहनत करवा रहे हो कि भाई इसको ढूंढ, वो जंतर मंतर के लिए थोड़ा है, वो तो अपना भाई जो मुझे नीड है मुझे अभी फटाफट फुलफिल करनी है, वो लेने के लिए आया है। तो तुम्हें ये भी लेके चलना कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड का अपने आप में कितना ब्रॉड वॉल्यूम है। अगर उसका वॉल्यूम ठीक है तो आप उसका सेपरेट ऐड बनाओ, सेपरेट ऐड बन के आपको उसमें CTR अच्छा मिल रहा है तो फिर कन्वर्ट आप उसको लैंडिंग पेज के लिए डिफरेंट पुश करो कि सर इसका सेपरेट लैंडिंग पेज बनाओ, क्योंकि इस कीवर्ड का ही 50 से 60 लोग इसको अलग से सर्च करते हैं। तो हमें लगता है कि इनका जो ये लोग चाहते हैं इनका इंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें कैटर करेंगे तो यही 50 लोग में से हमारा जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाएगा। अगर मान हाइपोथेटिकल नंबर में लेता हूँ, मान लो 100 लोग आते हैं, 100 में से भी 50 लोग लीड दे दें एग्जिस्टिंग इसके साथ, लेकिन अगर आपको पता है कि अगर मैं इसी का लैंडिंग पेज और इम्प्रोवाइज कर दूँ तो यही लोग 50 से 70 हो जाएंगे। तो ये जो 20 का एडिशन हो रहा है सिर्फ लैंडिंग पेज को चेंज करने से, क्या इससे आपकी लैंडिंग पेज की ROI निकल आएगी? वो डिसीजन कस्टमर पे छोड़ो, बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर इससे निकल आएगी, क्योंकि अभी तो कस्टमर को ढूंढना पड़ रहा है ये चीज़, बट यहाँ पे तो मैं अपफ्रंट ही वो सारी चीज़ें वैसे दे रहा हूँ जैसा कस्टमर को चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, इसमें कॉल के रेशियो भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो कस्टमर को जब वो समझ आएगा कि यार मेरा 20 से 30% बढ़ सकता है कन्वर्जन इससे ही, और ये तो 2-3 महीने में इसका पैसा रिकवर कर लूँगा, तो खर्चे का नए लैंडिंग पेज के लिए या बनवाएगा नया लैंडिंग पेज, ठीक है। तो सर अब ये हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे हमें कोई कैंपेन मतलब लॉन्च करना है और हमारे पास की मतलब जो कीवर्ड्स हैं, तो उन कीवर्ड्स का हम स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल स्टेज में ही डिफरेंट एड्स बना दें, आप बना सकते हो है ना, कि फिर उससे ये भी मतलब हम अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ कर देते तो डिस्कवरी प्रोसेस हम उसी के तो करवाते हैं और क्या क्या कराते हैं डिस्कवरी प्रोसेस। ठीक है। अब मेरे इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे डिफरेंट एड्स मेटा में होता है, हमने एक एड सेट में डिफरेंट एड्स बना दिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो सारा बजट वही कंज्यूम कर जाता है, दूसरे वाले को फिर पैसा मिलता ही नहीं, उस पर स्पेंड ही नहीं होता, ठीक है। गूगल में भी ऐसा होता है? हाँ होता है, गूगल में भी कहीं या बार एक ही ऐड को प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही होती है, तो उसके फिर सेटिंग्स में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि जो ऐड सर्विंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो जब वो इक्वली करेगा तो आपको पता चलेगा ठीक है मेरे को अगर 100 इंप्रेशन इसमें आए, 100 में से 50 क्लिक इसमें आ गए, तो दैट मीन्स ये ऐड ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग है, उसमें 100 में से सिर्फ 20 ही आए, तो दैट मीन्स या तो उस ऐड में कुछ गलत है या जिन कीवर्ड्स पे वो ऐड शो हो रही है वो गलत है। हाँ वही कि कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, तो कंपेरिजन ऐसे कर पाओगे सेटिंग में चेंजेस करोगे, मतलब ये कर सकते हैं ना गूगल? हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैक्स कैंपेन चल रहा है तो फर्स्ट रिपोर्ट तो मिलेगी नहीं कि मिलेगी? अरे पीमैक्स में अपडेट आ गया है, हाँ आया था। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप पूरी रिपोर्ट दिखेगी आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मतलब वो क्या है पीमैक्स कैंपेन की। पहले क्या था कि उसमें कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ जा रहा है, किसको दिख रहा है, कुछ भी।
पर अब उसमें ये आ गया डैशबोर्ड में इनसाइड करके पीमैक्स इनसाइड करके, उसमें आपको पूरा रिपोर्ट दिखेगा कैंपेन का पीमैक्स। तो वहाँ पे हम कीवर्ड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ कीवर्ड्स मतलब ये तो मैंने कल रात को ही देखा था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मतलब अभी एक्सप्लोर मैंने भी नहीं करा है, तो आप वो देखोगे तो मे बी हेल्पफुल। ठीक है, तो अभी हमारा CTR तक का पॉइंट क्लियर हो गया। लीड, सेल्स, कन्वर्जन, ये तो पॉइंट क्लियर ही होगा। फिर CPL, कॉस्ट पर लीड भी आपको क्लियर है। तो कॉस्ट पर लीड आप क्या सोचते हो, कस्टमर क्या सोचता है, इस बारे में कभी सोचा आपने? सर कॉस्ट पर लीड हमारे हिसाब से होगी कि एक कन्वर्जन जो हो गया, और कॉस्ट पर लीड कस्टमर के हिसाब से अगर ई-कॉमर्स की बात करें तो जो उसका लीड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच टू डिस्पर्स, तब तक उसने डिस्पर्स नहीं कर दिया उसके उस प्रोडक्ट को, तब तक उसकी कॉस्ट पर लीड हो गई है सर वो, कि उसकी लीड कितने की पड़ी, एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा बेसिकली का देखा जाए तो। ई-कॉमर्स से केस है ना, जब कस्टमर ने बाय कर लिया बात खत्म हो गई। सर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर की कॉस्ट पर लीड जब तक डिस्पर्स नहीं होगा, पूरे जो एक्सपेंसेस सब कुछ नेट कॉस्ट पर लीड होगी ना उसकी। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो तो जब कस्टमर ने बाय कर लिया तो वहीं पे खत्म होगी ना कहानी। हाँ। अब वो अपने स्टोर से भेज नहीं पा रहा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, वो तो उसने कॉस्ट लगाई ही रखी होगी आइटम पे। मतलब उससे मेरा कंट्रोल तो नहीं है ना कि वो अपने स्टोर से उसने डिस्पैच करा के निकाला। मेरा कंट्रोल तक मार्केटिंग तक है भाई, जो प्लेटफॉर्म मेरे पास है हाँ हाँ ठीक है। वो उसका ऑपरेशनल इश्यूज है ना। तो अब हम जब बात कर रहे हैं कॉस्ट पर लीड की या कॉस्ट ऑफ परचेज की, तो वो ये आप लोगों को क्लियर है। हाँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी आपसे ये है कि आप जो कॉस्ट पर लीड सोचते हो कि ठीक आ रही है, क्या कस्टमर क्या सोचता है, कॉस्ट पर लीड ठीक आ रही है? नहीं, कस्टमर ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके लिए तो जो क्वालिफाइड लीड है वही है बस लीड, बाकी सब लीड जो हम तो नॉन क्वालिफाइड को भी गिन लेते हैं, बट कस्टमर नहीं गिनते हैं। तो हाँ, वही तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो उसके बाद आता है फिर हमारा कॉस्ट पर क्वालिफाइड। इक्वल हो गया वो ना, जो आप बोल रहे हो। तो अभी हम जब बात करते हैं कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड, जो आप सोचते हो जो कस्टमर सोचता है, क्या दोनों मैच करते हैं? सर कस्टमर के लिए हमारी प्लेटफॉर्म फी उसमें इंक्लूडेड होती होगी। नहीं, वो तो हम भी जब आर डिस्कशन करते हैं हम वो भी तो मंथली बेसिस पे जो हम करते हैं तो हाँ। उसमें भी वो इंक्लूडेड ही होती है। हाँ। लेकिन यहाँ पॉइंट ये आ रहा है कि इसका बेंचमार्क बेसिकली सेट कैसे होगा, ये सही क्या है? ये तो हमें उससे क्लाइंट से पूछना है। हाँ, तो वो जितना जल्दी या जितना स्टार्टिंग में आप कस्टमर से ये चीज़ कंफर्म कर लो उतना बेस्ट। क्योंकि अगर आप उससे नीचे ला रहे होगे तो आप कस्टमर बोल रहे हो सर इतना आपने बोला था, मैं इससे कम ला पाऊंगा। जो भी हमने तुम्हारे साथ ROS की शीट नहीं डिस्कस करी, ROS की शीट उस दिन सैंपल शीट डिस्कस करी हाँ, जो फॉर्मेट चाहिए है ना, उसे नीचे डाला हुआ ना कि कस्टमर से स्टार्टिंग में पूछ लो। हाँ जी। तो वहाँ पे आपको एक बेंचमार्क मिल गया, मुझे कहाँ तक जाना है, और अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो फिर मुझे कस्टमर को कहाँ तक बोलना है। क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट पर लीड डाउन लाने के चक्कर में भी कभी कभी कबाड़ा हो जाता है कैंपेन का, सस्ती के चक्कर में घटिया लीड आनी शुरू होती है, फिर कस्टमर और परेशान होता है, पहले वाला ही ठीक था। तो ऐसा मिक्सर के केस में तो मैंने कई बार देखा है कि जब हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो एकदम सड़ी लीड आना शुरू होती है, फिर कस्टमर परेशान हो जाता है कि ये क्या दे रहे हो, है ना। तो एक जो सैचुरेशन पॉइंट है लीड का, कॉस्ट पे लीड का या कॉस्ट पे क्वालिफाइड लीड का, वो आप कस्टमर से स्टार्टिंग में पूछना ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी स्कोर के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। एंगेजमेंट रेट क्या होता है? सर एंगेजमेंट रेट वो रेट हो गया जितनी देर हमारा कस्टमर जो है हमारी लैंडिंग में से इंटरेक्ट कर रहा है, कितनी देर रुका हुआ है बेसिकली, वो क्या क्या चीज़ें देख रही है। क्योंकि वो अगर हम के केस में देखें तो हीट मैप्स आते हैं राइट, तो उसमें वो जाता है कहाँ पे रुका है, कहाँ से वो बाउंस बैक कर रहा है। अगर मैं नहीं सही, कुछ नहीं यार, इसमें कौन सी वीडियो थी जो प्ले नहीं हो रही? अच्छा, टाइप ऑफ एड्स, यही एंगेजमेंट रेट।
बेसिकली वेबसाइट पे आके लोग क्या वेबसाइट और एक्टिविटीज लैंडिंग करते पेज पे होते हैं ना एंगेजमेंट रेट्स, नथिंग टू डू विद गूगल हैं। एड्स। मेटा के केस में एंगेजमेंट रेट आ जाता है कि उसकी ऐड पे उसने क्या क्या एक्टिविटी कर, लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो भी व्यू कर लिया कंटेंट, वो एंगेजमेंट में आता है। गूगल के केस में एंगेजमेंट आपका आ गया कि वेबसाइट पे लैंड वो पर्सन आके करता क्या है, राइट टाइम स्पेंड कर रहा है या आके चला गया। हाँ कर रहा है अब कोई आया और चला गया तो क्या है, बहुत से बाउंस रेट आई करके बाउंस रेट पहले था, अब बाउंस रेट गूगल ने खुद ही हटा दिया एग्जिट रेट अब हो गया। है ना। तो वो आया और 2 सेकंड में निकल गया, तो वो डिफरेंट चीज़ है। अब आता है और टाइम स्पेंड करता है, मल्टीपल चीज़ देख रहा है, क्लिक कर रहा है अलग अलग जगह पर, तो वो एंगेजमेंट आया है। मतलब उसके लिए वो चीज़ मीनिंगफुल है, तभी वो स्क्रॉल कर रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ करना कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। टाइप ऑफ एड्स कौन सी हो सकती है, सर्च एड्स और कॉल ऑन दी एड्स। देखिए आप लोगों ने, जी सर ठीक है, आप लोगों ने बनाई भी होगी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। जो डिजिटल उसमें वीएलसीसी की बनाई किसका एक्सेस चाहिए आपको, पूरी बैंड क्या बनाया है? उसमें कुछ टर्म्स आ रहे थे। वो रिडक्शन हाँ, हाँ, हाँ। रिडक्शन आपने वाली उसका एक्सेस चाहिए। हेलो, हाँ वो मित्सा मार्केटिंग में है, कोडाडी के अकाउंट में है। मित्सा मार्केटिंग की एक ईमेल आईडी है, जीमेल मित्सा मार्केटिंग mktg@gmail.com। ये अक्षय के पास होगी या मिथुन जी के पास होगी? वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे थे रन नहीं कर देते थे और सुनने के लिए कुछ कॉल चाहिए परेशान थी। वो कोडाडी का एक्सेस शेयर करवा आपके साथ, ये बोल रहे हो आप? जो अनयूज्ड व्हीकल्स नहीं होती हैं या GoDaddy का एक्सेस शेयर करवा आपके साथ, ये बोल रहे हो? उसके लिए व्हीकल्स उसका क्लाइंट था उसको। ठीक है, चलो मैं GoDaddy का एक्सेस आपका स्क्रैप कर ये क्या कॉल्स उसको आती थी दो तीन बार आने लेकिन तुरंत नहीं वो मेल आईडी में नहीं भेजा जा सकता। वो GoDaddy का एक अकाउंट है जो मित्सा मार्केटिंग वाली आईडी से परचेज करा, उसमें है सारा डोमेन, वो इंडियन और उसमें वो अकेला डोमेन नहीं है, उसमें मल्टीपल डोमेन है। अगर आप उसकी वेबसाइट कहीं से बना रहे हो तो वहाँ से बस नेम सर्वर ले लो, उस नेम सर्वर को मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा और आपको चेक करेगा वहाँ पर। नेम सर्वर हाँ जी, जहाँ पे वेबसाइट आपने होस्ट करनी है वहाँ के नेम सर्वर आप मुझे दे दो। वैसे पहले चलाई कहीं और अभी तो ईमेल वाला पार्ट भी अगर आपने बनाना है वो होस्टिंग से बनेगा। फिर आप इस ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो आप चाहते हो कि उसमें नहीं आप बस भी पहले उसका परचेज कर दो तो भी डिफरेंट नहीं तब हमारे पास स्पेस है थोड़ा समय तो तुरंत एक्सीडेंट होती है। चलो मैं आपको उसका लॉगिन भेज दूंगा। आप फिर मुझे ये होती है जितना ऐड में पुराना होता है उतना ज़्यादा एक्टिव होता है। नहीं, आपको सिर्फ इसकी ईमेल आईडी चाहिए था, ये हो गया तो ठीक है। आपको GoDaddy से उसकी ईमेल आईडी चाहिए तो गूगल नए डोमेन कहती है की। कि एक कैंपेन को आप अगर लॉन्च कर दे तो एटलीस्ट 14 दिन वेट करो। हाँ, ट्रेनिंग फेज होता है उसका सामने वाले क्लाइंट समझता नहीं क्लाइंट अगर यूके यूएस का हो या कहीं बाहर कोई लेकर समझ जाएगा बट अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड पासवर्ड कर रही है GoDaddy को लॉगिन करने के लिए। तुरंत हाँ तुरंत चलिए हाँ जी सही है। और क्या चलना टाइम के साथ हाँ जी हाँ जी हमारा एक क्लाइंट है, उसका ये हाल है कि हाँ जी हाँ जी डेली मतलब देखेगा कि CPL कितनी है, देखेगा कि पिछले दिन कितनी थी। तो जब तक वो 350 से 450 के बीच उसी से बना है।
तो ठीक है, कुछ नहीं हो जाएगा। 86 500 पहुँची तुरंत मैसेज आया। हाँ जी। और ये सिर्फ एक दिन की हो, अगर जैसे मतलब कल की CPL हाई हो गई तो सिर्फ एक दिन के लिए वो वो यही दिखता है अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं। जब ये खाली है तो क्या होगा? जबकि हाँ, ठीक वो है, जो मैं कर देता एक दिन बट मुझे के ऊपर ये बात pressure घंटा लगेगा। है कि भाई एक दिन हो सकता है कि तो ऐसे ही आपको वो करते हैं ना कि ठीक है। आज तो नहीं है, नहीं मैं नहीं करता हूँ ऐसे ना होता सपोर्ट होता है। एक ही दिन का हिसाब हाँ, हाँ, कैसे ओके। हम पता चल रहा है दूर खींचेंगे। ठीक है, अब आ गया आपका ये सर उसमें एक और है ना, कौन सा डायनामिक वाला। डायनेमिक सर्च एड्स। वो वैसे किसी कर्म के लिए होते नहीं है, तुम्हें डालने का तुम डाल सकते हो। डायनेमिक सर्च एड्स बेसिकली वो होती है जिसमें आप URL डाल देते हो और वो ऐड खुद ही बना लेता है। और वो पहले के केसेस में ज़्यादा यूज़ होती थी जब किसी के पास ई-कॉमर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट होते थे, तब वो किस किस की ऐड बनाता रहेगा। जब वो शीटें नहीं होती थी पहले, जैसे हम ई-कॉमर्स शीट की बात करते हैं, या कई लोग जो वेबसाइट पे अपनी मार्केटिंग करते हैं, मतलब वो लैंडिंग पेज पे मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। उस केस में वो डायनेमिक सर्च एड यूज़ करते हैं कि मेरी वेबसाइट के जो मर्जी पेज उठा लेना, मेरी वेबसाइट से कंटेंट उठा लेना, कीवर्ड्स भी उठा लेना और ऐड दिखा देना। तो वो उन अधमरे लोगों के लिए बच गया जिनका बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं चाहते, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो एक मतलब 90% जो जनता काम कर रही है, वो जिस तरीके से काम कर रही है या अगले काम करके जिनको रिजल्ट आ रहा है, हम फिलहाल अभी इसी के बारे में बात की है। और मैं पर्सनली डायनेमिक सर्च एड रिकमेंड नहीं करता मुझे आपने नहीं अभी बोला तो वो मतलब रेलिवेंट भी लगा कि ई-कॉमर्स के लिए वो रेलिवेंट है कि डायनेमिक सर्च एड आप चला लो, तो जिसका प्रोडक्ट ही मतलब एक दो है। मैप्स एड्स गूगल मैप जी जी है तो तो हमने मैप पे कोई ऐड देखी है, समझ चलाइए। तो आपने देखी मैप्स एड्स गूगल मैप पे कोई ऐड देखी है? गूगल मैप पे कोई तो बेसिकली होती है उसके लिए ना कि आपको अपना आगे प्रोफाइल भी करो। हम गूगल मैप ही बहुत कम ओपन करते हैं। ओपन कर लिया, जूली स्टोर नियर भी डालो। सर आप हमेशा ज्वेलरी का एग्जांपल देते नहीं, ये जूली से जल्दी कनेक्ट करते हैं बस इसलिए। ज्वेलरी शॉप नियर मी। अच्छा कपड़ों से भी कनेक्ट करती हैं। आ गया। हाँ ऐड आ रही है? हाँ ओके, स्पॉन्सर्ड यस जी स्पॉन्सर्ड। तो हम सर ये हम मैप्स पे जाके तो हम नहीं ढूंढते हैं, हम तो ये सीधे गूगल पे डालते हैं। तो जब अपने रेस्टोरेंट ढूंढना है, हाँ जब आपने कहीं जाना है, और वो अगर किसी या क्लिनिक ढूंढना है, डेंटिस्ट नियर भी ढूंढना है, हाँ तो वो कहाँ भी ढूंढना हम गूगल पे लिखते हैं। बहुत नहीं तो बढ़िया। पर गूगल पे हम लिखते तो हो सिर्फ जब कहीं जाना होता था, हमें मैप लगाना था, हम तभी मैप हाँ मतलब हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अच्छा तो ये हमको भी टैप करने के लिए नेक्स्ट और लेवल आप वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो नियर मी पे जब गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे मैप्स के रिजल्ट ही दिखाएगा नीचे। आते तो हैं। गूगल ओपन करो, गूगल पे जाओ। गूगल हाँ, और यहाँ चाहो डाल दो रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी डालो। अब जूली स्टोर का एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं। मैंने वही डाल दिया। मैंने भी ज्वेलरी शॉप नियर मी। हाँ है इसमें अलग दिखा रहा है और उसमें अलग है। देखो हाँ उसमें तो कोई हेड टू टो ये ज्वेलरी तो हाँ इस स्पॉन्सर ये मतलब ये करोगे तो वो आएगा, पहले शॉपिंग एड्स आएंगे। ये देखो आता रहा है नीचे। कौन नहीं सा आ रहा है, लेकिन शी सेइंग कि सेम एडवर्टाइजर नहीं आ रहा तो है। वो हर बार नहीं आता ना। अरे वो तो ऑप्शन के ऊपर है ना। अच्छा अच्छा यहाँ बात ये है स्पॉन्सर एड्स, ओके ना कि जूलर की। क्लियर है? देख लिया आपने मैप की ऐड। इसके ठीक है, फिर सोशल मीडिया पोस्ट है, पोस्ट पूछता है डिस्प्ले और क्रिएटिव डिफरेंट टाइप की जो हो सकती है,
हमारे केस में। इसमें कोई डाउट, शक या सवाल? सोशल मीडिया एड से आपको क्या मतलब है? मतलब वो फेसबुक वाली? हाँ। ठीक है ठीक है। एक हम जो एड मैनेजर के थ्रू चलाते हैं, बट वो आपके कहीं पे भी पेज पे नहीं पड़ी होती है। एक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, एक होती है सोशल मीडिया एड्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एड चला रहे हो, वो डिफरेंट चीज़ हो गया, और सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हो, डिफरेंट चीज़ हो गया, है ना? एड्स जो है वो आपके पेज पे नहीं दिखती हैं, हाँ, वो जैसे आप, वो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को दिखती है। हाँ अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी किसका कैंपेन आप मैनेज कर रहे हो? ऑनिंग का अभी तो उसका नहीं चल रहा, पिकानो का चल रहा है जैसे। हाँ, पिकानो की जो आप एड मैनेजर के थ्रू बना दो, वो उसके पेज पे पड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलोगे आप? वो एड्स है, वो एड्स है इंटरेस्ट बेस्ड। तो वो आपकी पोस्ट नहीं है। पोस्ट बूस्ट वाला सेगमेंट आ जाएगा, फिर पोस्ट चलिए उसको आगे बूस्ट करने के लिए। शॉपिंग एड्स आपकी अलग है, मैप्स की एड हमने डिस्कस करी, वीडियो एड्स आपकी लोगों ने देखी है, वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे चलती है। इसमें कोई क्वेश्चन या कोई शक या सवाल? अब हम बात करते हैं डिस्कवरी रिसर्च बिफोर यू स्टार्ट। तो ये वो डिस्कवरी प्रोसेस है जिस पे हम बात करते हैं। अब बेसिकली डिस्कवरी ज़रूरी क्यों है? डिस्कवरी से हमारा मतलब है कि किसी भी बिजनेस के बारे में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे तो शायद कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी मीनिंगफुल कर पाओगे, और उसका शायद आपके माइंड में 4-5 नए आइडियाज़ भी होंगे करने के लिए, है ना? तो इससे डिस्कवरी बेसिकली R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया आपके केस में, R&D आप जब करते हो। अब आता है कि क्यों ज़रूरी है आपके केस में और हम कैसे करते हैं। तो जब हम कस्टमर के केस में शुरू करते हैं, यही पोस्टर आपने बाहर भी देखा हुआ लगा हुआ है ना? सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है लिसन। कि आपको सुनना है। सुनना है, जब जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग कोशिश कर पाएगा। फिर दूसरा आ गया, फिर आप जाओगे अपने रिसर्च पे कि जो आपने सुना है और जो कस्टमर बोल रहा है उसको फिर आप अपने रिसर्च पे लेके आओगे, ढूंढोगे उससे रिलेटेड क्या है। फिर है आप अपना, जैसे हमारे पास एड एसेट शीट है, देखिए आप लोगों ने एड एसेट शीट, तो वो कैसे क्रिएट कंटेंट में आ जाएगा। फिर मेक इट प्रेजेंटेबल और रेलेवेंट। अब एड एसेट शीट में आपकी ऐड डली हुई है, डिस्क्रिप्शन डली हुई है, URL डला हुआ है, कीवर्ड डले हुए हैं, ये सब चीज़ डली हुई है ना, फिर वो आ जाएगा। फिर कस्टमर से आप अप्रूवल लोगे, फिर उसको डू एनालिसिस। अप्रूवल लेने का एक तरह से वो एग्जीक्यूट हो गया, ये बीच आउट सेक्शन में एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर रिजल्ट आने के बाद फिर आप उसको एनालिसिस करोगे उसका, फिर आएगा उसमें एनालिसिस करने का कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है एग्जिस्टिंग एड्स में। अब वो आप इनिशियल स्टेज में क्लाइंट के साथ भी कर सकते हो, जब आप थोड़ी समझ और बढ़ जाएगी तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। सर इसमें एक चीज़ थी कि जैसे कोई कैंपेन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि हमें मतलब उसमें कुछ करना ही है। अगर वो रिजल्ट दे ही रहा है ठीक, तो वो नेसेसरी तो नहीं है ना कि उसमें हम कुछ और ऑप्टिमाइज करें। नहीं, बिल्कुल उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का डिस्कशन स्टार्ट किया था, सबसे पहली स्लाइड याद है इन्फिनिटी। हाँ जी। तो जब चीज़ें एकदम स्टैग्नेंट हो जाती हैं, मतलब जब सही सब सही चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, न्यू आइडियाज। अगला क्या करने वाले हो। तो इससे तुम्हारी डिस्कवरी ज़रूरी है। तो डिस्कवरी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उस ऐड को फर्दर, वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जब तुम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हो। हाँ। अब जब सब कुछ डिजायरेबल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसका फिर मतलब क्या है कि फिर हम उनके लिए उससे आगे मतलब और नया क्या कर सकते हैं। हाँ, तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्कवरी। इसी बारे में बात चलती है। तो उस कैंपेन के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं मेरे मतलब बस ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब कोई कैंपेन है, जैसे क्लाइंट बोल रहे हैं कि मतलब और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए मैं पूछ रहा था।
उसीलिए ही जब मैं कहता हूँ कि आप कस्टमर से एक मिनिमम बेंचमार्क पकड़ लीजिए कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड का, फिर आप उनको वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो कि सर अगर इससे ज़्यादा मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो जो कैंपेन अभी परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी नहीं देगा। जैसे अभी जो मुलांक वाला कस्टमर जिसका आज हम डेटा देख रहे थे, वो कहता है कि अगर मैं इन्हीं कैंपेन का बजट बढ़ाता हूँ, और ऐसा इसके साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है, वो कहते हैं कि जब हम अपने कैंपेन का बजट बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट पर लीड महंगी हो जाती है बट रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता है। नोटिस करो तुम कॉन्वर्सेशन कभी सुनी? हाँ। तुमने सुनी ये कॉन्वर्सेशन कि हमारी लीड सही आ रही है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, बजट ही बढ़ाना है, आ जाएगी लीड सही, लेकिन क्या आती है, आपकी लीड महंगी हो जाती है, कॉस्ट कम नहीं होती। रिजल्ट वही रहता है, बस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं बढ़ा के क्या होगा, मैं तो बोल के पल्ले से क्या नुकसान होगा। तो ये बेसिकली अब वो पल्ले का नुकसान अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन लेवल अपना लाना पड़ता है कि भाई अब इससे ज़्यादा अगर हम इसको निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं देगा। अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, आप मेरे को वहाँ दिमाग के लिए अपॉर्चुनिटी दो और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बजट और दो, बट इसको मत छोड़ो, ठीक है। फिर आता है वही फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आपका सब कुछ सेटल है तो उसके बाद आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि और क्या किया जा सकता है। जैसे हम मूव करते हैं सर्च कैंपेन से डिस्प्ले कैंपेन्स पे, परफॉर्मेंस के कैंपेन पे, ये या डिमांड जेन कैंपेन पे, या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन पे, या यूट्यूब कैंपेन्स पे, जो हम वहाँ पे मूव करते हैं, है ना। फिर आता है कि फिर जब आप नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हो, वापस से डिस्कवरी सेशन फॉलो करते हो अपना, फिर अपने जो इनपुट्स हैं या आइडियाज़ हैं, जो लर्निंग है आपकी, वो अपने कस्टमर से शेयर करते हो। फिर शेयर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद द क्लाइंट, बस। और फिर ये साइकिल ऑफ से शुरू होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? रिक्वायरमेंट बिफोर डूइंग डिस्कवरी। ये जो लीड सीपीएल एक्सपेक्टेशन पूछने की आपने बात बोली थी क्लाइंट से, ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर ही नहीं, बात 1 महीने के बाद भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता, तो अपने माइंड में कुछ लेकिन चले होता है। आप लोगों से डे 1 में बात करो और 1 या 2 महीने के बाद बात करो, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। स्टार्टिंग में तो लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पर होता है, अरे मेरे पास 10 लीड आती है ना, मैं तो 10 के 10 को कन्वर्ट कर देता हूँ, तो दोस्त को 10 लीड ये कन्वर्ट नहीं होगी इससे, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो बोल रहा था वो था रेफरेंस बेस का जो आपको काम होता है, जो किसी और ने पकाया है आपके लिए। बट ये जो डिजिटल के थ्रू आपको कस्टमर ने कोई पका के थोड़ा दे रहा है, इनको पकाने में, कन्वर्ट करने में, ट्रस्ट विन करने में जोर लगाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने बोला और लोग आंखें बंद करके तुमसे परचेज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो उनका सबका कॉन्फिडेंस वहाँ चकना चूर रहता है, फिर वो बात करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ बताओ, है ना। तो अब डिस्कवरी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, सेम ब्राउज़र पे आपका लॉगिन होना चाहिए उससे। फिर मेक श्योर यू ऑलरेडी हैव लॉग्ड इन इनटू योर गूगल एडवर्ड्स अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, आपका सेम ब्राउज़र पे लॉगिन हो। आपके पास सैम्पल कीवर्ड्स हो, लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर नेम आपके पास हो। वैसे मैं पर्सनली कॉम्पिटिटर को नहीं देखता, लेकिन मैं ये मान के नहीं चलता कि भाई सब लोग ना देखें, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ शुरू करी तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि गूगल के जो 2 साल थे उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ ली थी। लेकिन मैं ये नहीं मान के चलता कि आप लोग के केस में नहीं, इसलिए आपको कंप्यूटर देखने पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपको थोड़ा रिलेटेड आइडिया मिल जाता है। तो आपके पास कंप्यूटर के यूआरएल होने चाहिए या कंप्यूटर के नाम होने चाहिए। और कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वो अभी छोटा सा सैलून है और उसने सोचा जावेद हबीब से कंपटीशन करने का, तो रिलेवेंट कंपटीशन जो उसका थोड़ा क्लोज हो। एक होता है इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशन तो मान लो मेरा सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है क्रिकेट में, बट मैं सचिन तेंदुलकर थोड़ा बन जाऊँगा, मैं तो थोड़ा आसपास पहुँच जाऊँ,
T20 तक ही पहुंच जाऊँ उतना, तो मेरा नेक्स्ट कौन हो सकता है जो मेरे आसपास के सर्कल में है ना। मान लो मैं जिस गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाता हूँ उसमें ही जो अच्छा खेलता है मेरा इंस्पिरेशन वो हो सकता है। वो एक आइडियल और रेलेवेंट है, या मैं बोलूँगा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं सीधे सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचूं, बाकी सब कुछ सोचूं ही ना, और अभी मेरे को बैट पकड़ना ढंग से नहीं आया। तो कस्टमर से भी जब आप कॉम्पिटिटर पूछ रहे हो तो कॉम्पिटिटर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है कि कॉम्पिटिटर क्लोज है या एकदम हवा में रखा हुआ है, लोगों ने आपको सोचा हुआ दिमाग में और बना वो चाइनीज बन रहे हैं। फिर लिस्ट ऑफ एग्जीबिशन ट्रेड शोज इन द इंडस्ट्री नेशनल और इंटरनेशनल, ये आप कस्टमर से उनके बिजनेस के बारे में पूछ सकते हैं। फिर हो गया लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स और दैट दे पर्सनली इंडोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको कोई कंपटीशन है, बट आपको उनका कंटेंट देखना अच्छा लगता है, या उनके कंटेंट या एजुकेशनल इंफॉर्मेशन या एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, एक एजुकेशनल कंटेंट होता है। उनका कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, किस ब्रांड का आपको अच्छा लगता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को मिनिमलिस्टिक कॉन्वर्सेशन पसंद है या जो ग्राफिक में बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे कार्टूनिस्ट वाला बड़ा पसंद है। कई लोग बोलते हैं मुझे फ़नी बड़ा पसंद है ना। डिफरेंट लोग का डिफरेंट टाइप का टेस्ट है। तो आप उनसे पूछते हो कि आपके ऐसे कौन से ब्रांड हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इंडस्ट्री में डील करते हो, आपकी इंडस्ट्री से अलग भी हो। आपको किसी का कंटेंट देखना पसंद है जिसको आप सोशल मीडिया में पर्सनली एंडोर्स करते हो या फॉलो करते हो। आप ऐसे भी मुझे 2 ब्रांड के नाम बता सकते हो, 3 ब्रांड के नाम बता सकते हो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज क्या है, इसकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज क्या है, या उनका मैचिंग पैरामीटर्स क्या है। मतलब आप कौन सा क्रिएटिव बना के दोगे और वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि अगर आप उनके कंप्यूटर को पकड़ा और उनके कंप्यूटर ऐड ही नहीं करते या कर रहे हैं तो इतनी रद्दी कर रहे हैं कि जिससे आप ही कन्विंस नहीं हो, तो फिर आप क्या बना के दोगे। आप ही कंपेयर करोगे अपना जो क्रिएटिव उस टैटू से जिसका है ही नहीं कुछ आगे पीछे। तो आगे जिसको वो इंस्पायर होकर फॉलो करता है। तो मैं ये मान के चाहता हूँ कि हमारे जो मैक्सिमम एडवर्टाइजर है वो डिसेंट है, तो एटलीस्ट वो इंस्पायर एक ढंग के ब्रांड से हो रहे होंगे। तो आपको ये बताओगे कि इन दोनों के मिक्स का बीच का मैं क्या बना सकता हूँ जो इसकी साइकोलॉजिकल नीड है, जिसको ये एंडोर्स करता है या अपने आप को जैसे प्रेजेंट करना चाहता है वो भी फुलफिल हो रही है और बेसिक जो है वो भी मैट कर रहा है। तो आप उनके बीच का रास्ता निकालते हो। आ रहा है समझ में पड़ा? ये हो गया पूरा डिस्कवरी का। अभी तो उसमें तुम्हें टास्क देना है मुझे। अच्छा, तो सर डिस्कवरी में एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। आपने पीछे वाली स्लाइड में वो सब काम मैंने कर दिए, पर ये तो मैं कैंपेन तो चला नहीं रही हूँ ऐसे बना के, फिर मुझे कैसे पता कि ये मैंने अच्छा कैंपेन बनाया है नहीं। मतलब हाउ टू मेजर दैट आई हैव डन अ रीजनेबली गुड डिस्कवरी और नॉट। जब आपने डिस्कवरी करी उसके बाद क्लाइंट से इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी की है कि इसमें कोई कमी है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने दो, ताकि मैं अपनी कॉस्ट में लीड को या तो नंबर ऑफ लीड बढ़ा सकूँ या मैं अपनी कॉस्ट में लीड को डाउन ला सकूँ। एंड कस्टमर का गोल क्या है, मुझे लीड ज़्यादा दे दो या मेरी लीड की कॉस्ट को कम कर दो, यही तो होते हैं 2 एंड कस्टमर के गोल। इसके अलावा और क्या होता है? तो बात की बात है, पहले तो ये मोटे मोटे तो यही है। 80-90% लोग तो इसी चीज़ में ही चाहिए ना, या तो मेरे को लीड बढ़ा दो या इसी बजट में मेरी लीड कम कर दो, यही है। तो आपने जो आइडिया लाया है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो ये इन दोनों से कोई गोल अचीव होगा। हाँ नहीं, ये तो चलो जैसे मैं बना ही रही हूँ डिस्कवरी, कोई कस्टमर के लिए मुझे कैंपेन बनाना ही है करना, तो वो तो ठीक। बट जैसे आप कहते हैं ना कि आपको डिस्कवरी करनी चाहिए कभी फ्री टाइम मिले, तो उसके लिए पूछ रही थी नहीं उसका क्लाइंट के लिए नहीं मेरे के लिए नहीं, आप एग्जिस्टिंग के लिए भी करते हो। तो जब डिस्कवरी करते हो आपके पास जब डिस्कवरी करते हो आपके पास अच्छे आइडियाज़ निकल के आते हैं और आप फॉर एग्जाम्पल नम्रता को दिखाते हो, मुझे दिखाते हो और मुझे कहते हैं सही आइडियाज़ हैं, फिर आपको कस्टमर को प्रेजेंट करना है कि सर अब मुझे भी अपनी कॉस्ट पर लीड पे भी काम करना है
क्योंकि कॉस्ट पर लीड को लेके तो हमेशा कस्टमर रो रहे हैं, हाँ है ना, या बढ़ाने को लेके रो रहे हैं या कम करने को लेके रो रहे हैं। तो आप बोलो ठीक है सर, मैंने ये आइडियाज़ कुछ लाए हैं, मैंने मैम से भी चेक करा लिया, सर से भी चेक करा लिया, तो अब मैं आपसे एक बार डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कब करें सर। आप उनको दिखाओ, वो देखेंगे, समझेंगे, अच्छा ठीक है जी कर दो, क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे। अगर उनको लगता है कुछ नया आइडिया निकल के आया, एग्जिस्टिंग से कुछ नया निकल के आया, वो मना करेंगे। रीजनेबल पर्सन तो नहीं मना करेगा, शायद कोई थोड़ा दिमाग में थोड़ा कुछ और गैप चल रहा हो तो शायद वो मना कर दे, अदरवाइज मुझे लगता है रीजनेबल पर्सन तो कभी मना नहीं करेगा। बोलिए वेट करो, आप तो उसी के फायदे की बात कर रहे हो ना, उसको ऊपर से नया इनपुट दे रहे हो कुछ धंधे में। और प्लस जब आप डिस्कवरी कर रहे हो तो आपने कॉम्पिटिटर देखा कि वो लोग क्या यूएसपी दे रहे हैं, या वो अपने यूएसपी को किस तरीके से दिखा रहे हैं, और क्या हम ऐसा दिखा रहे हैं, या क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, तो वो डिस्कशन भी होगी। तो उससे आपका और ब्रांड का जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा और डीप होगा, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि जब तक तो वो अपना अकेला ब्रांड आपको बताता था तब तक तो वही हीरो था, लेकिन जब आप डिस्कवरी करना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है वो अकेला हीरो नहीं है, इंडस्ट्री में से बड़े बड़े हीरो भी हैं। तो फिर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी मैटर होनी शुरू होती है, और आपको उसके बारे में या उसकी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में और पता चलना शुरू होता है। टाइम टू टाइम क्या चल रहा है। हाँ, वो ऐसे ही कि जैसे जब तक आप किसी एक पर्सन से मिलो तब तक वही हीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप फिर और लोगों से मिलते हैं आपको लगता है इतना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब ये है डिस्कवरी का प्रोसेस जो भी आपको फॉलो करना है। मतलब अब जो आज हमारा जब सेशन खत्म होगा तो ये अब आपको दो प्रोजेक्ट पकड़ने हैं, दो क्लाइंट अपने पकड़ने हैं, उसकी डिस्कवरी करके लानी है, ठीक है। इसका मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। जब आप आओगे तब हम ये नहीं कर रहे होंगे, तब मैं तुम्हें ज्ञान नहीं समझा रहा हूँगा, हम बस रिवाइज करेंगे पुराना वाला कि हमने क्या डिस्कस करा, और फिर जो तुम लोगों ने डिस्कवरी करी है पहले एक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथी की, पाँचवीं की, हम एक ही करके सबकी डिस्कवरी देखेंगे, और दो ब्रांड्स की, एटलीस्ट दो ब्रांड्स का करके चलो कि जो जिसको आप मैनेज कर रहे हो, ताकि आपने उसमें क्या ऐसा एक्सप्लोर करा जो आपको पहले नज़र नहीं आया, या वो पहले मिस हो गया, या जो भी था, या एग्जिस्टिंग में क्या आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने 90 मिनट्स लिखा हुआ है, हालांकि ये सिर्फ 30 मिनट का काम होना चाहिए, बट मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 90 मिनट्स लिखा हुआ है कि ठीक है जो नए नए परिंदे हैं वो 90 मिनट में टाइम ये चीज़ें कर दें। सबसे पहले होगा कीवर्ड प्लानर आपने ओपन करना है। कीवर्ड प्लानर से उसके जो सैम्पल कीवर्ड्स कस्टमर को आपको मिलते हैं वो आप डाल के उसका वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। फिर सैमरश में जाना है। सैमरश चलता कहाँ है, वो तो पेड है ना? नहीं चलता है, एक दिन में 1 से 2 बार आप कर सकते हो। मेरे को तो एक बार भी नहीं शो होता, वो दिखाता है कि लिस्ट आई है लेकिन वो ये वो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग सेम ही ईमेल आईडी यूज ना करें, अच्छा ओके, पर्सनल से करना पड़ेगा। तो आप वो अपने पर्सनल आईडी से करो, आपका प्रॉब्लम। मतलब 1-2 चांस तो देता है वो एक दिन के। ओके ठीक है, तो आप सैमरश में जाके अब मान लो जैसे इसका डोमेन मिल गया, सैमरश में आप डोमेन के हिसाब से सर्च करो। कस्टमर ने अपना डोमेन दिया, या कस्टमर ने जिस कंप्यूटर का डोमेन दिया वो एक अच्छा ब्रांड है, वो मान लो उससे ऊपर का ब्रांड है ना, आप उसका डोमेन डालो, तो सैमरश आपको उसके ऑल्टरनेट डोमेन और दे देता है कि ये डोमेन भी है ना। तब उन डोमेन को भी जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको समझ में आना शुरू होता है, अच्छा ये चीज़ें ऐसे भी हैं, ऐसे भी है, अच्छा ये बंदे ने इस चीज़ को ऐसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा है, इनकी कॉर्पोरेट वीडियो बहुत अच्छी बनी है, जो तुम्हें एज ए न्यूट्रल पर्सन समझ में आ रही है, क्योंकि तुम भी एक लेमैन हो उसकी इंडस्ट्री में, बट तुम्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है, और जब उनकी इंडस्ट्री में लोग उनसे अटैच करेंगे तो उनको भी वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो सर ये तो हम नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करके हम कॉम्पिटिटर्स निकाल सकते हैं जो एसईओ में ऑर्गेनिक सर्च में आ रहे हैं। जैसे मैंने अगर मान लीजिए पिकानो डाला, गूगल के केस में तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे जो तुम्हारे लोकल के होंगे। ओके मतलब गूगल सबसे पहले नियर वाले रिजल्ट दिखाता है ना। मान लो तुमने एयरपोर्ट में कंप्लेंट डाला, तो यहाँ पे शायद तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाए, बट साउथ में तुम जाओगे वहाँ मित्सा का रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, नहीं। वहाँ पे कोई कंपनी होगी उसका मिलेगा जो वहाँ का नज़दीकी है।
है ना। तो जब सैमलेस में जाते हैं तो वहाँ वो ट्रैफिक के बेसिस पे आपको दे रहा है कि किस वेबसाइट पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसके बेसिस पे दे रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ जी आप नेक्स्ट सैमलेस पे आपको कंप्लीट डोमेन मिल गया। फिर आप एक एक करके उनके डोमेन में जाके देखो क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में वो क्या कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनके में भी यूट्यूब चैनल में भी आप घुस सकते हो, उनके सोशल मीडिया चैनल में भी घुस सकते हो। और किस टाइप के ऐड चला रहे हो? हाँ, वो आप ऐड Price- मैं ऐप पे, मैं सोशल मीडिया पे, वो आप थर्ड वाले सेक्शन पे आओगे जब आप गूगल एड ट्रांसपेरेंसी पे जाओगे। वहाँ से हम गूगल एड ट्रांसपेरेंसी देखिए आपने, वहाँ पे जाके आप ये देखते हो कि गूगल पे किस किस तरीके की वो ऐड चला रहे हैं। तो अब ऐड चला रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ ही रहा होगा, मीनिंगलेस तो वो भी ऐड नहीं चला रहे होंगे, इतने डम भी नहीं होंगे। फिर आप मेटा ऐड लाइब्रेरी पे जाके चेक करोगे भाई किस किस की ऐड चल रही है और क्या चला रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर आप उसके बाद आओगे आप ओपन एआई पे, चैटजीपीटी वगैरह पे या अच्छा। जेमिनी पे और बिंग कोपायलट पे, और उसके बारे में जो आपकी डिस्कवरी का रहा है फीडबैक वो दोगे कि मुझे भाई ये ऐड क्रिएट करनी है, इस तरीके से क्रिएट करनी है, तो मुझे सजेशन दो। ये मैं उस और चैटजीपीटी को तुम इनपुट देना पड़ेगा। वो इनपुट क्या होगा जो तुम्हारा यहाँ से निकल के आया है ऊपर से। और इन तीनों टूल से अलग अलग करो, जेमिनी से, गूगल से और बिंग से, इन तीनों से अलग अलग करो क्योंकि इन तीनों के बताने का तरीका अलग अलग है। तो शायद किसी की लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर समझ में आए, किसी का सीटी तुम्हें, ये भी मैं तुम्हें भेजूंगा इस पर अच्छा, तुम लोग को भेजूंगा और तुम लोगों ने उस डॉक की कॉपी बनानी है और उस डॉक को अपने पास सेव रखना है और फिर उसके बेसिस पे डिस्कवरी करके लेके आना है। तो इसमें कोई क्वेश्चन या डाउट अभी तक? नहीं। स्टेप 2 है प्रेजेंट योर रिसर्च, जो भी आप रिसर्च करके लेके आओगे। ठीक है, तो डिस्कवरी करनी है और फिर मैं तुम्हें एक एड एसेट शीट भी दूंगा। ठीक है, जिसमें वो डिस्कवरी तुम्हें फिल करके लानी है और उसी की ही प्रेजेंटेशन होगी। सर जो हम कीवर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं वो जो क्लाइंट की असाइंड लोकेशंस हैं उन्हीं में देखना है ना, या उसके बाहर भी हम उनको प्रपोज कर सकते हैं कि नहीं, अगर तो कोई कस्टमर बहुत ही स्पेसिफिक है कि भाई मुझे इसी लोकेशन पे काम करना है तो उसी हिसाब से करो। अगर कोई कस्टमर को ऊपर है कि नहीं मैं इंडिया में भी कर सकता हूँ, मैं बाहर में भी कर सकता हूँ, मैं हर जगह कर सकता हूँ, तो आप उसे करो। ये क्या है? जब आप इसको बना रहे हो तो मिस्टेक्स के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। वो इसका वो चाहिए। ये मैं तो बताऊंगा ये क्या है, ये बात ये- बताते हैं। ये है बेसिकली बजट, कैंपेन नेम डाला हुआ है, मान लो एक अमाउंट आपको मिला है। ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? सर्च इंजन मार्केटिंग का आपको बजट मिला 7,000 रुपीज़, पोस्ट बूस्ट का मिला 6,000 रुपीज़, मेटा लीड्स का मिला 22,000 रुपये। ठीक है, ये आपको बजट मिला हुआ है ना। तो टोटल बजट आपको मिला 35,000 रुपये। अब उस 35,000 रुपये को आपने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर परसेंटेज वाइज कि टोटल स्पेंड है, फिर उस पर जीएसटी लग के कितना गूगल कार्ड नहीं। SEM ऐसे क्या है? होगा ना। अच्छा सॉरी, SEO फिर फरवरी मंथ में क्या होगा, इसमें स्प्लिट है, ऐसे फिर डेली का निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जब कोई कस्टमर आपको मंथली बजट देता है तो आइडियल वे हमेशा ऐसी होनी चाहिए, सर आपको मंथली बजट क्या है। कस्टमर देगा, आप उसको डिवाइड कर दोगे, मैं किस किस कैंपेन में कितना कितना चला रहा हूँ सिस्टमेटिक वे में। क्योंकि जब हम लार्ज कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं तो वहाँ हर चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं, लाला गिरी करने, अरे अभी ये कर दे वो कर दे, क्योंकि उन सब की फिर अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती है। इस केस में क्या होगा, आपने जब पहले से बजट ले लिया, आपने सेग्रीगेट कर दिया उस बजट को और फिर आपने उसको डेली बजट में डिवाइड कर दिया, तो अब आपको पता है कि मेरा डेली में कितना स्पेंड होना चाहिए। ओवर स्पेंड भी नहीं होना चाहिए, हर पर्सन का बजट लिमिटेड है, अनलिमिटेड किसी का बजट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आज में यहीं को फुल स्टॉप करते हैं और मैं तुम्हें अब डिस्कवरी शीट देता हूँ। उसको स्टॉप कर दो।